हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं और एक नए सेशन के साथ। तो इस रिवीजन सेशन में अपन देखने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है और ये इजी भी चैप्टर माना जाता है। आयोनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा बड़ा होता है और वो कॉम्प्लेक्स भी होता है, इसलिए छोटा चैप्टर भाई अपन यहाँ पे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। क्या है भाई केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जैसे मैं बोल रहा था कि भाई रिवीजन सेशन है, इसलिए थोड़ी अपनी पेस फास्ट हो सकती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें अपन इसमें रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके सर जी, यस। तो इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करता हूँ तो सर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है भाई जो आगे से पीछे से एक प्रॉपर कंडीशन में आना। मतलब कैसे भाई, अगर तुम्हारा ब्रेन इक्विलिब्रियम में आ गया मतलब उसका क्या मतलब होगा, जितना भाई तुम अब्सॉर्ब कर रहे हो उतना ही बाहर बाहर तुम्हारे बाहर भी चला जा रहा है। मतलब जितना आ रहा है उतना बाहर जा रहा है। ऐसी कुछ स्टेट जहां पे अपने को लगेगा कि भाई चेंज नहीं हो रहा, कुछ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखोगे तो कुछ चेंज होगा। यस सर। तो ये होता है भाई इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आपके लाइफ में भी देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो बायो की स्टूडेंट है वो रिलेट कर सकते हैं भाई, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का जो आपके पास होता है वो भी सर एक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। वो भी सर एक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। HbO2 फॉर्मेशन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, वो भी सर तो एक इक्विलिब्रियम है सर। यस। तो इक्विलिब्रियम कभी अचीव हो सकता है, ये पूछ सकता है वो इक्विलिब्रियम कभी अचीव कर सकते हो भाई। तो इक्विलिब्रियम कभी अचीव कर सकते हो, अचीव्स इन रिवर्सिबल रिएक्शन। जो रिएक्शन रिवर्सिबल है उसमें अपन इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। जो रिएक्शन रिवर्सिबल है उसमें अपन इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। सर ये सिंपल एग्जांपल अपन ने लिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन। तो सर क्या ये आपका कैसी प्रोसेस होती है भाई, अगर मैं बात करूंगा तो ये फॉर्मेशन कहां पे होता है, ये वाला फॉर्मेशन कहां पे होता है सर, एल्वियोलाई में होता है। ये वाला फॉर्मेशन भाई साहब कहां पे होता है। ये बायो के जो स्टूडेंट्स नहीं है वो सिंपल इसे समझ सकते हैं कि एक जगह पे इसका फॉर्मेशन होता है। हाँ सर। तो ये बाइंडिंग इसकी कैसी है सर, बाइंडिंग इसकी कैसी है, रिवर्सिबल बाइंडिंग। मतलब एल्वियोलाई पे फॉर्म हुआ, अगर टिश्यूज पे जाना है, टिश्यूज पे अगर मैं गया, टिश्यू पे अगर मेरा गया तो HbO2 मेरा टूट जाएगा। मतलब ये कौन सी प्रोसेस थी, फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब आगे रिएक्शन जा रही है। ये अभी कैसी प्रोसेस हो गई टिश्यू में कुछ ऐसी प्रोसेस हो गई, Hb और O2 अपना रिलीज हो गया। सर यही तो काम था, टिश्यूज को ऑक्सीजन देना था, तो यही तो काम था सर। हाँ सर यही काम था। तो ये देख सकते हो भाई एल्वियोलाई में ये चीज हुई, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एल्वियोलाई में हुई। एल्वियोलाई में क्या हुई भाई, इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन। एल्वियोलाई में क्या हुई भाई साहब, इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन। ये शब्द ध्यान से देखना, एक ही एग्जांपल से सारे शब्द डिकोड करके निकाल ले जाऊंगा। ठीक है सर। ये फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ पे टिश्यू पे क्या पूछे, अरे टिश्यूज पे हो गई बैकवर्ड रिएक्शन। टिश्यू पे क्या हो गई, बैकवर्ड रिएक्शन हो गई। हाँ सर बैकवर्ड रिएक्शन हो गई। ठीक है सर। सर लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है, अरे याद रखना इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम के कुछ कंडीशंस क्या क्या होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कौन से कंडीशंस में अचीव हो सकता है, कौन से कंडीशंस में इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। सर पहली तो आपने बताई सर रिवर्सिबल रिएक्शन की जरूरत होगी। जो रिएक्शन रिवर्सिबल होगा उसकी रिएक्शन की जरूरत होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन की जरूरत होगी। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करता हूं, सेकंड नंबर पे इक्विलिब्रियम कभी अचीव हो सकता है सर, इन क्लोज्ड वेसल इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड इन क्लोज्ड वेसल। समझ में आ गई बात, हाँ सर समझ में आ गई बात, ओके। तो ये वाली चीजें आपको समझ में आनी चाहिए सर। इक्विलिब्रियम कभी अचीव कर सकते हो, इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हो रिवर्सिबल रिएक्शन में, और क्लोज्ड वेसल में इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है, क्लोज्ड वेसल में इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। यस सर, इक्विलिब्रियम के ऊपर समझ में आया। ये क्या होता है भाई, सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे तुम्हें एक सिंपल इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझाऊं तो भाई सपोज तुम्हारे पास यहाँ पे जो आपके पास आइस है, वाटर जो आपके पास सॉलिड में है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ सर, आइस लिख सकता हूँ। अगर वो भाई एक फेस चेंज कर रहा है, ये क्या होता है भाई, फेस चेंज की रिएक्शन होती है। तो भाई तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएगा वाटर इन लिक्विड।
तो भाई इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में क्या होगा सर, एट इक्विलिब्रियम तुम क्या बोल सकते हो, एट इक्विलिब्रियम में तुम यहाँ पे क्या बोल सकते हो, अगर मैंने तुम्हें पूछा एट इक्विलिब्रियम में तुम क्या बोल सकते हो, एट इक्विलिब्रियम में ये होगा, एट इक्विलिब्रियम ध्यान से देखना ये कैसा तुम्हें देखने को मिलेगा, एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है सर, एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस converting to water is equal to number of molecules of water converting to ice। समझ में आ गया, यही है भाई बेस्ट। अपन इक्विलिब्रियम को ऐसे समझो, इक्विलिब्रियम को ऐसे समझ सकते हो भाई, जितने आइस के मॉलिक्यूल्स वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स आइस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगेगा सर, ये तो हमें क्या लगेगा सर, वी ऑब्जर्व इफ प्रेशर, मतलब सारी चीजें अगर मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, इस प्रेशर इज सेम if pressure is same and no heat transfer, अगर कोई हीट ट्रांसफर में मान रहा नहीं हूं, नो हीट ट्रांसफर, अगर नो हीट ट्रांसफर में देख रहा हूं तो इस केस में क्या होगा, अगर नो हीट ट्रांसफर में मान रहा हूं तो इस केस में क्या बोलूंगा सर, द मास ऑफ आइस एंड वाटर, मास ऑफ आइस एंड वाटर इज कांस्टेंट, ये मैं बोल सकता हूं, मास ऑफ आइस एंड वाटर इज कांस्टेंट। ये एनसीईआरटी में आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है जिससे आप इक्विलिब्रियम की परिभाषा को समझ सकते हो। सर इससे इक्विलिब्रियम कैसे समझ में आएगा, इससे बिल्कुल समझ में आएगा भाई। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है इक्विलिब्रियम में, देखना यहाँ पे, अगर तुम्हारा वाटर जो आपका आइस है और वाटर है वो इक्विलिब्रियम में आ गए तो उसके इसमें क्या हो जाएगा सर, इक्विलिब्रियम में आने के बाद अगर भाई कोई भी एनर्जी चेंज नहीं हो रही, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, प्रेशर तुमने कांस्टेंट रख दिया सारी चीजें, तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा भाई, मास ऑफ आइस और वाटर तो कांस्टेंट है, मास और आइस और वाटर कांस्टेंट है भाई। सपोज 1 घंटे में इक्विलिब्रियम आ गया तो उसके बाद सर मास ऑफ आइस और वाटर तो फिक्स्ड रहेगा, हाँ सर फिक्स्ड रहेगा। तो अपन क्या बोलेंगे सर, यहाँ पे तो समझ में आ रहा है कि चेंज ही नहीं हो रहा, अपने को क्या लगेगा सर, रिएक्शन हो रही नहीं है। लेकिन भाई मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखोगे तो ऐसा कुछ हो रहा है सर, मॉलिक्यूलर लेवल पे ये देखो क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल पे बात हो गई, हाँ सर नंबर ऑफ आइस मॉलिक्यूल्स जो आपके वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो आइस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये क्या है, इट इज अ डायनामिक स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, इट इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या होता है, ये होता है भाई डायनामिक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, डायनामिक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कौन सी स्टेट होती है भाई, इक्विलिब्रियम की डायनामिक स्टेट होती है, इक्विलिब्रियम की डायनामिक स्टेट होती है, हाँ सर इक्विलिब्रियम की डायनामिक स्टेट होती है। समझ में आ गई बात, यस सर समझ में आ चुकी है बात, ये समझ में आया, ये समझ में आया, हाँ सर ये वाला समझ में आया भाई। ये आपके पास फिजिकल चेंज के ऊपर बात हो गई है तो भाई ये आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम में आ गया, हाँ सर ये फिजिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है यस सर। तो इस केस में अपन क्या बोल सकते हैं, और एक कंडीशन अगर अपने को इक्विलिब्रियम में डिफाइन करनी पड़ेगी तो अपन क्या बोल सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम अपन और एक कंडीशन यहां पे लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम के वक्त क्या होगा, इक्विलिब्रियम के वक्त ये होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equals to rate of backward reaction, yes, rate of forward reaction बराबर rate of backward reaction, जितना आगे आओगे उतना ही पीछे जाओगे, that is called as rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction। ये कभी होगा at equilibrium पे, ये कंडीशन देखने को मिलेगी, हाँ सर at equilibrium पे ये कंडीशन देखने को मिलेगी, यस।
और क्या बोल सकता हूं मैं इक्विलिब्रियम के बारे में सर? और एक पॉइंट में यहाँ पे देखो, ये पॉइंटर्स है कुछ कुछ जो इक्विलिब्रियम के ऊपर जरूरी है। एट इक्विलिब्रियम ये कंडीशन देखने को मिली कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। हाँ सर होता है। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम तुम्हें समझ में आया कि सर कुछ कुछ बेसिक कंडीशंस अपने पास होते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन होनी चाहिए, साथ ही साथ भाई क्लोज वेसल होना चाहिए। हाँ सर ठीक है। इक्विलिब्रियम दोनों डायरेक्शन से अचीव कर सकते हो, ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हो यहाँ पे। अपन ने यहाँ पे हीमोग्लोबिन का एग्जांपल्स देखा, तो यहाँ पे तुम एक और पॉइंट वहां पे ऐड कर सकते हो जिससे तुम रिवाइज भी कर सको। इक्विलिब्रियम यहाँ पे ऐड कर रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन, मतलब दो डायरेक्शंस में से कौन से भी डायरेक्शन से, दो डायरेक्शंस में से कौन से भी डायरेक्शन से तुम इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हो। इधर फॉरवर्ड से तुम इक्विलिब्रियम पे जाओ तो भी चलेगा, या फिर बैकवर्ड से तुम इक्विलिब्रियम में जाओ तो भी चलेगा। तो इक्विलिब्रियम अपना कहां से अचीव हो सकता है सर? इक्विलिब्रियम अपना दोनों डायरेक्शन से अचीव हो सकता है। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव बाय बोथ डायरेक्शंस। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपन यहाँ पे देख लिया। हाँ सर इंपॉर्टेंट देख लिया। उसके बाद सर आप कुछ बताने वाले थे। हाँ मैं क्या बताने वाला था यहाँ पे, ऑल द एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे देखो पूरे सारे इक्विलिब्रियम के लिए होता है एट इक्विलिब्रियम all the measurable properties are constant। all the measurable properties क्या हो जाती है सर? कांस्टेंट हो जाती है। सारे के सारे जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है वो एक इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट हो जाती है। कौन सी भी सारे के सारे प्रॉपर्टीज एक इक्विलिब्रियम में क्या होते हैं सर? कांस्टेंट हो जाते हैं। ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाते हैं। भाई कुछ भी देख लो यहाँ पे, डेंसिटी हाँ सर कांस्टेंट हो गई। जो मेजरेबल यहाँ पे प्रॉपर्टीज होते हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आने के बाद कांस्टेंट हो जाते हैं। सेम नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, याद रखना मैं यहाँ पे कांस्टेंट बोल रहा हूं। ठीक है सर ओके, ये वाला तुम्हें समझ में आया। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है समझ में आ गई बात? यस सर। यहाँ पे भाई साहब और तुम्हें ग्राफ वगैरह पूछा जा सकता है कि सर रेट का ग्राफ तुम बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ तुम बताओ। यहाँ पे भाई साहब रेट का ग्राफ है वो तुम्हें टाइम के साथ बताना होता है। ये भाई सर आपने तो बताया था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हाँ सर भाई बताया था। यस तो देख ले भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख लो सर ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो सर? आर फॉरवर्ड बराबर आर बैकवर्ड। हाँ सर तो यही एक ग्राफ होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, यही एक ग्राफ होगा। तो भाई इसी ग्राफ से कुछ कुछ सवाल बन सकते हैं, इसी ही ग्राफ से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, इसी ही ग्राफ से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। याद रखोगे इसी ही ग्राफ से बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है हाँ भाई साहब ये वाला ग्राफ समझ में आ गया, रेट और टाइम का ग्राफ। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का ग्राफ भाई साहब आपके पास पूछा जा सकता है। तो भाई एट इक्विलिब्रियम पे आपके पास कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? तो भाई कॉन्सेंट्रेशन आपकी इक्विलिब्रियम पे ध्यान से याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन आपकी इक्विलिब्रियम में क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स and products remain constant at equilibrium। जो आपके पास ये सारे कॉन्सेंट्रेशंस रहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन भी आपके पास कांस्टेंट रहेंगे, प्रोडक्ट्स के हो या रिएक्टेंट्स के हो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ये आपके पास क्या रहेंगे सर? कांस्टेंट रहेंगे। सेम मैं नहीं बोल रहा हूं, सेम मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूं। बच्चे क्या कहेंगे सर? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सेम होते हैं इक्विलिब्रियम में? नहीं, वो गलत बात है। कॉन्सेंट्रेशन भाई कुछ भी हो सकती है, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा भी हो सकती है, कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जो उनकी इक्विलिब्रियम के वक्त कॉन्सेंट्रेशन उनकी क्या रहेगी सर? कांस्टेंट रहेगी। तो इसके तीन कुछ ग्राफ बन सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूं। इसके तीन कुछ ग्राफ हो सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के। तीन कुछ भाई साहब ग्राफ हो सकते हैं। पहली बात, जब भी आपकी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा है प्रोडक्ट से। उसके बाद भाई दूसरा ग्राफ जब भी दोनों कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। तीसरा ग्राफ जब भी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट से ज्यादा है। तो ये तीन ग्राफ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो इन तीन ग्राफ पे भाई बढ़ते हैं आगे।
तो इन तीन ग्राफ का कैसे बनाएंगे सर? रिएक्टेंट आपके पास ज्यादा है तो ये रिएक्टेंट ज्यादा, ये आपके पास रिएक्टेंट है, ये आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है। यस सर, ये अगर इक्वल कर दिया तो भाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ जैसे अपना रेट वाला ग्राफ था वैसे ही ये ग्राफ आ जाएगा, ठीक है सर जी। ये दूसरा आपके पास क्या होगा सर? प्रोडक्ट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट जनरली आपका बढ़ता है, रिएक्टेंट आपका घटेगा। तो इस स्टेट में देखो ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। जो मैं लाइन अभी बनाने वाला हूं वो इक्विलिब्रियम की लाइन है। देखो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। तो ये आपके पास लाइन किसकी थी सर? ये वाली इक्विलिब्रियम की लाइन थी। ये वाली किसकी लाइन थी सर? ये वाली इक्विलिब्रियम की लाइन थी। तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या हो सकता है सर? वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन आपकी इक्विलिब्रियम के वक्त कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन हो या फिर प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन हो, वो क्या हो जाएगी सर? कांस्टेंट हो जाएगी। ये बात याद रखिए, ये बात याद रखिए, बिल्कुल सही बात यहाँ पे अपन ने कर दी है, ठीक है भाई। यहाँ पे आपका एक और आएगा कि सर एक्टिव मासेस वगैरह क्या होता है? एक्टिव मासेस अपन जनरली यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशंस लेंगे। कॉन्सेंट्रेशंस मतलब जो अपन पढ़ के आ चुके हैं दैट इज मोलैरिटी। तो ये सारी चीजें अपने को यहाँ पे डिस्कस करनी होती है, ठीक है। बेसिक आइडिया आपके पास वही होता है कि सर इक्विलिब्रियम के बारे में अपन ने यहाँ पे स्टार्ट किया। बेसिक कंडीशंस अपन ने यहाँ पे देखे कि भाई ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज आपके पास कांस्टेंट हो जाएंगे। इट इज अ डायनामिक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अपने पास आता है। तो भाई आपके पास अलग अलग टाइप की इक्विलिब्रियम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फिजिकल स्टेट वाला इक्विलिब्रियम था, ये फिजिकल स्टेट वाला इक्विलिब्रियम था। कुछ केमिकल रिएक्शंस में भी आपके पास इक्विलिब्रियम देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं, जिसके वजह से अपन यहाँ पे रिकॉल कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में अपन ने क्या क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, ठीक है सर। ओके, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं भाई। तो इक्विलिब्रियम वैसे अगर अपन ने देखा तो तीन टाइप्स की इक्विलिब्रियम अपने को देखने को मिलता है। पहली बात तो आपके पास होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा आपके पास होता है सर फिजिकल इक्विलिब्रियम, तीसरा आपके पास होता है सर आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में तो अलग चैप्टर अपन ने यहाँ पे बना दिया है। वैसे ही केमिकल और फिजिकल इक्विलिब्रियम अपन इस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं ताकि अपने कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके, ठीक है। समझ में आ गई बात? यस। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो इसके ऊपर ही कुछ चीजें लिखते हैं। क्या मैंने बोला सर? एट इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से, हाँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से। जो अपने पास एक एक्टिव मासेस का लॉ होता है, एक्टिव मासेस का लॉ उन्होंने क्या बोला कि भाई जिस भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्टिव मासेस के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ। तो तुम यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले सकते हो। सपोज अपने पास एक रिएक्शन है, जनरली भाई साहब अपन ये केमिकल काइनेटिक्स में पूरा करके आ चुके हैं। ये सपोज अपने पास एक रिएक्शन है भाई, ये वाली, वो जनरल रिएक्शन यहाँ पे अपन ले रहे हैं, प्लस डी अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपके पास सर जनरल रिएक्शन हमारे पास ये देखने को मिलेगी। तो भाई अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, फॉरवर्ड रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, फॉरवर्ड रिएक्शन की, तो जो आपके पास एक्टिव मासेस का जो लॉ था उन्होंने क्या बोला सर? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो रेट एक रिएक्शन का होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है सर? एक्टिव मासेस के। एक्टिव मासेस अपने टर्म्स में सर अपन कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं रेज टू देयर पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। रिएक्टेंट्स बस अपने को यहाँ पे लेने हैं, हाँ सर। तो भाई रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सर, ये बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी तो इसके रिएक्टेंट्स क्या हो जाएंगे सर? सी और डी हो जाएंगे। दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की पावर सी और डी की पावर डी। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, हाँ सर हमारे पास आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे अगर अपन ने देखा तो भाई कुछ कांस्टेंट यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट अपन क्या लाते हैं सर? रेट ऑफ फॉरवर्ड के लिए अपन ने कांस्टेंट रखा है के एफ बराबर ए और अपने पास यहाँ पे आ जाएगा बी। यस। फिर उसके बाद रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में अपन क्या करेंगे सर? दैट विल बी के बी, अपने पास ये आ जाएगा सी और ये अपने पास आ जाएगा सर डी और ये डी, ठीक है। ये वाला समझ में आया? हाँ सर ये वाला समझ में आया। तो इस वाले रिएक्शन से अपने को इक्विलिब्रियम पे क्या पता चला सर? एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? एट इक्विलिब्रियम पे याद करने की कोशिश करो सर। इक्विलिब्रियम के केस में ये हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो के एफ ए बी इज इक्वल्स टू के बी
सी सी, और अपने पास यहाँ पे आ जाएगा डी डी। ये वाला आपको समझ में है? हाँ सर ये वाला हमें समझ में आ गया। अब भाई के एफ बाय के भी अपन यहाँ पे लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू अपने पास क्या आ जाएगा, सी की पावर सी और डी की पावर डी और ए की पावर ए और बी की पावर बी अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। हाँ सर ये वाली बात सबको समझ में आती है? हाँ सर समझ में आती है। तो ये के एफ बाय के बी अपने पास क्या होता है, के एफ बाय के बी अपने पास यहाँ पे होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसे अपन क्या कहते हैं सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसे क्या लिखा जाता है सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी की पावर सी डी की पावर डी बटा ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा सर, ये अपने पास आ जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये अपने पास क्या आ जाता है सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास ये वाला आ जाता है। तो ये बेसिक सी बात हो जाएगी इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन ने यहाँ से निकाल दिया, तो अपन ने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे एक्सप्रेस किए हैं सर। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे अपन ने एक्सप्रेस किए, इसलिए मैं इसे क्या कह सकता हूँ सर, मैं इसे केसी भी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ भाई, से केसी भी कह सकता हूँ। तो यहाँ पे याद रखना केसी बराबर यहाँ पे केसी बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा सर, सी की पावर सी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में लिख रहा हूं डी की पावर डी बाय अपने पास आ जाएगा ए की पावर ए और अपने पास क्या आ जाएगा सर, बी की पावर बी। तो ये अपन क्या लिख रहे हैं सर, केसी को लिख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है उसे मैं कहता हूं, उसे मैं क्या कहता हूं भाई, उसे मैं ये कहता हूं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है उसे मैं केसी कह देता हूं। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली बात। ये वाली बात भाई साहब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज याद रखना भाई यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, यस सर इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद भाई यहाँ पे केसी होता है एक वाला टर्म और एक आपके पास होता है केपी वाला टर्म। केपी वाला टर्म अपन किसके लिए लिखते हैं सर, केपी वाला टर्म अपन किसके लिए लिखते हैं सर, गैसेस के लिए लिखते हैं। गैसेस वगैरह जब भी अपने पास आते हैं तो उसके लिए अपन ये टर्म लिखते हैं। तो केपी की अगर मैं बात करूंगा तो कुछ गैसेस अब हमारे पास होने चाहिए। सारी अगर गैस होंगे तो सर सारों को अपन इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाई अपने पास क्या हो जाएगा, सपोज अपन गैसेस वगैरह यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ले लिया ए की पावर ए और ये वाला गैस है, प्लस बी की पावर बी और ये वाला भाई साहब गैस है, दैट गिव्स अस सी की पावर सी, ये गैस है, प्लस ये अपने पास ये दे रहा है डी की पावर डी और ये भी गैस है। तो सारे ही भाई गैसेस के अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। तो भाई एक इक्वेशन तुम याद रखोगे, पीवी बराबर एनआरटी। इससे अच्छे अच्छे सवाल आपके बन जाते हैं। पीवी बराबर एनआरटी के साथ भी ये कभी कभी मिक्स करता है, पीवी बराबर एनआरटी के साथ भी ये आपके पास कभी कभी मिक्स होता है। तो ये वाली चीज अपन याद रखेंगे, बेसिक से अपने पास यहाँ पे सारी चीजें आपके पास कवर हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया पीवी बराबर एनआरटी। तो भाई यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं सर, इसे अपन कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखा, इसे अपन कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखा। तो भाई ये प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, सीआरटी लिख सकता हूँ, सीआरटी लिख सकता हूँ। भाई आरटी मेरे पास क्या है सर, आरटी आपके पास कांस्टेंट है, आरटी में आपके पास क्या है सर, कांस्टेंट है। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ सर, प्रेशर को मैं सीआरटी के टर्म्स में लिख सकता हूँ। हाँ सर, सीआरटी के टर्म्स में लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अपने पास एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन अपना यहाँ पे बन सकता है कि क्या सर, कि अगर अपने को यहाँ पे इसके कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में से लिखना होगा तो अपन प्रेशर के टर्म्स में उसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर केसी दिया होगा तो केपी कैसे निकाल सकते हो, ये भाई साहब याद रखना गैसेस के लिए ही अपने पास यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे भाई, ये अपने पास ये लिख दो, केसी क्या होगा, केसी अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और बी की पावर बी अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला समझ में है। हाँ सर, ये वाला समझ में है। तो भाई सी को अपन क्या लिख सकते हैं सर, सी को अपन ये लिख सकते हैं पी बाय आर टी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर सी का हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का हो गया बटा आर टी अपन इसे लिख सकते हैं। ये अपने पास आ जाएगा सी के लिए, ये अपने पास आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ डी बटा आर टी बाय डी अपने पास आ जाएगा। ये नीचे अपने पास क्या आ जाएगा सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बटा आर टी बटा ऊपर आपके पास ए आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बाय आर टी, दैट इज इक्वल टू
आपके पास आ जाएगा बी। तो ये आपके पास आ जाएगा पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में। तो भाई केपी को कैसे लिख सकते हैं सर? केपी को तो आपने लिखना पता ही नहीं भाई। जैसे मैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ वेरी कर सकता हूं, वैसे ही मैं केपी को पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिख सकता हूं। सर मतलब आपने क्या बोला भाई? मैं केपी को ऐसे लिख सकता हूं, केपी बराबर मैं ये लिख सकता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, और इसे लिख सकता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, और नीचे क्या लिख सकता हूं सर? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए लिख सकता हूं, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी में से लिख सकता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी में से लिख सकता हूं। ध्यान से देखना भाई यहाँ पे, हाँ ध्यान से देखना, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, ध्यान से देखना भाई यहाँ पे। यही है भाई केपी इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर। जैसे अपन ने कॉन्सेंट्रेशन के साथ किया, वैसे ही भाई यहाँ पे अपने पास करना पड़ेगा। केपी इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर स्मॉल बी अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। तो केपी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ सर आप केपी को ऐसे लिख सकते हो। तो ये अपने पास सिंपली ये वाला अपने पास आ जाता है। तो केपी और केसी के बीच की रिलेशनशिप अपन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी के साथ निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई आरटी आपके पास फिक्स्ड हो जाएगा। आरटी आपके पास फिक्स्ड है, यस सर कुछ टेम्परेचर दिया होगा तो अपन उसका रोल निकाल सकते हैं। तो भाई ये अपने पास आ जाएगा। तो भाई यहां से देखो केसी मेरे पास क्या आ जाएगा, ये तो भाई सारे टर्म्स आपके पास, सारे टर्म्स आप देख सकते हो। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखो ये प्रेशर आपके पास पीसी, ये पी और ये आरटी आपके पास ऊपर चला जाएगा, आरटी की पावर ए, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये देखो केपी की पावर, केपी आपके पास ये आ जाएगा आरटी, आपका क्या आ जाएगा आरटी कॉमन टर्म है, तो आरटी आपके पास क्या आ जाएगा ए प्लस बी माइनस आपके पास आ जाएगा सी प्लस डी, ये आपके पास आ गया। तो ये अपन किसी क्वांटिटी को इससे डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए भाई अपन ने क्या किया, केपी इसे क्या कर दिया, नीचे डाल दिया। तो अपने पास क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा केपी बराबर केसी। सिंपल मैथ्स में यहाँ पे यूज कर रहा हूं, केपी बराबर केसी, ये वाला टर्म अपना नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट माइनस साइन आ जाएगा। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, आरटी की पावर में से क्या लिख सकता हूँ सर, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी में से लिख सकता हूं। तो सर ये क्या हो जाएगा टर्म, ये अपने पास टर्म क्या आ जाता है सर, इसे अपन कहते हैं डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या होता है भाई, टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं सर, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। याद रखना भाई, ये वाली चीज मैंने यहाँ पे क्विकली आपकी यहाँ पे लिख दी है कि क्या डेल्टा एनजी आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मैंने आपको यहाँ पे क्विकली लिख के बता दिया है। समझ में आ गई बात? यस समझ में आ गई भाई। क्विकली मैंने यहाँ पे आपके पास निकाल के बताया है। तो भाई ये वाली चीज याद रखना, केपी बराबर केसी आरटी डेल्टा एनजी मेरे पास आ जाएगा, आरटी डेल्टा एनजी मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला याद रखना, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे काफी ज्यादा सवाल पूछे जाने के चांसेस है। तो आपको क्या पूछा जा सकता है भाई कि अगर डेल्टा एनजी आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एनजी अगर आपके पास जीरो है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा सर, केपी इज इक्वल्स टू केसी हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा अगर हमारा डेल्टा एनजी जीरो है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, केपी इज इक्वल्स टू केसी कभी होगा, जब भी डेल्टा एनजी जीरो होगा तभी आपके पास आ जाएगा। अगर भाई साहब डेल्टा एनजी आपके पास क्या है सर, डेल्टा एनजी हमारे पास पॉजिटिव आ गया, तुम सिंपल मैथ्स लगाओ, केपी इज ग्रेटर देन केसी। समझ में आया भाई, केपी क्यों यूज करते हैं, केपी गैसेस के लिए यूज करते हैं सर। कुछ क्या बोलते हैं भाई सर, आपने फॉर्मूला नहीं पता है, कौन सा फॉर्मूला, इसकी यूनिट कैसे कैलकुलेट करें, भाई इसकी यूनिट तुम कैलकुलेट कर सकते हो कैसे सर, यूनिट भाई सब सिंपल, तुम इसकी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे मैथ्स यूज करो। इसकी यूनिट क्या हो सकती है सर, मोल्स पर लीटर। इसकी यूनिट क्या होती है सर, मोल्स पर लीटर अपने पास होती है। तो ये भाई टोटल तुम्हारे पास ये सबकी यूनिट मोल्स पर लीटर हो जाएगी। ये तुम टोटल यहाँ पे देख लो, क्या करो सर, C प्लस डी टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस कर दो टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के साथ। तो यहाँ पे जो भी टर्म आ जाएगा वो तुम्हारी यूनिट हो जाएगी, खत्म बात। यस सर,
ये तुम्हारी यूनिट हो जाएगी। एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे फॉर्मूलेस होते हैं सर, बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मूलेस होते हैं, लेकिन ये पूरा टॉपिक जो अपना होता है वो लॉजिकल होता है, लॉजिकली अपन यहाँ पे खेल सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूंगा तो केपी का फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केसी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई केसी के फॉर्मूला को अपन ये कह सकते हैं लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम अपन उसे कह सकते हैं, तो ये याद रखना, ठीक है। समझ में आ गई बात? यस सर। यूनिट की अगर मैं बात करूंगा, यूनिट तुम सिंपल निकाल सकते हो। यस सर। सर केपी की क्या यूनिट होगी? अरे भाई केपी अगर तुमने कहां पे ले लिया सर, प्रेशर तुमने कहां पे ले लिया सर, बार में अगर हमने प्रेशर ले लिया, बार में प्रेशर ले लिया, तो अपन क्या लिखेंगे सर, इसमें भी वैसे ही करेंगे, C प्लस डी माइनस A प्लस बी। ये भी हो जाएगा भाई। केपी की जो भी यूनिट होगी वो तुम सिंपल निकाल सकते हो, इतनी तो मैथ्स भाई डायरेक्टली तुम हवे में यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात? यस सर। तो यहाँ पे अपन ने देखा भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो अपने को मालूम है, लेकिन उससे अपन क्या निकाल सकते हैं सर, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने पास ये होता है, इससे अपन एक्टिव मासेस के लॉ से भी अपन यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि भाई एक्टिव मासेस ने ये बोला कि भाई रेट ऑफ जो रिएक्शन होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एक्टिव मास की पावर उसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अपने रिस्पेक्ट में एक्टिव मास क्या होगा सर, कॉन्सेंट्रेशन होगा। अगर गैसेस होंगे सर, प्रेशर भी अपन ले सकते हैं, जैसे अपन ने केपी में देखा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। अपन यहाँ पे कर दिया एक सिंपल, ये वाली रिएक्शन को भाई टारगेट करके तुम सारा यहाँ से समझ सकते हो, ये वाली रिएक्शन को टारगेट करके तुम सारा यहाँ से समझ सकते हो, क्योंकि यही भाई रिएक्शन से अपन ने सारा कुछ निकाला है। केपी के बारे में देखा, केसी के बारे में देखा, दोनों के रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे अपन ने देख लिया। यस यस, समझ में आगे। यूनिट मैंने बता दी कैसे निकालनी है। हाँ सर। सर आप कंटिन्यू कीजिए जो आप बोल रहे थे भाई। डेल्टा एनजी अगर आपके पास पॉजिटिव है तो केपी ग्रेटर देन केसी आपके पास आ जाएगा। अगर भाई मैं बोलता हूँ डेल्टा एनजी इज लेस देन अगर मैं बोलता हूँ नेगेटिव है, अगर मैं बोलता हूं नेगेटिव है, तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, केपी इज लेस देन केसी, केपी इज लेस देन केसी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? यस सर, समझ में आ जाती है बात। तो आर अपने पास क्या होता है सर, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आर की वैल्यू तुम यहाँ पे याद रख सकते हो। आर को अपन रफली क्या लेते हैं सर, 1/12 लेते हैं इन द एटीएम लीटर वाली यूनिट में। अपन यहाँ पे 1/12 यहाँ पे उसे ले लेते हैं। ये आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। असलियत में इसकी वैल्यू क्या होती है सर, 0.0821। ये इसकी असलियत में वैल्यू होगी। ये एसआई यूनिट्स में लाइए, ये लीटर एटीएम वाली यूनिट में है। आप इसे रिकॉल कर सकते हो, क्योंकि सर आप ही बोलोगे सर रिएक्शंस में तो आपने आर नहीं दिया होगा, आर का आपको नोन होना चाहिए। और टेम्परेचर अपन कहां पे पुट करेंगे सर, टेम्परेचर हमेशा आप केल्विन में पुट करोगे। इस केसेस में भी जो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, टेम्परेचर आपका किस में होना चाहिए सर, केल्विन में। बच्चे क्या कर देंगे सर, सेल्सियस में पुट कर देंगे, लेकिन फिजिक्स में भी उन्हें समझा जाता है कि केल्विन ऐसा यूनिट है, इसलिए केल्विन में टेम्परेचर पुट किया जाना चाहिए था, ठीक है सर। और कौन सी कंडीशन हो सकती है जहां पे अपने पास केपी इक्वल टू केसी हो सकता है, तो वो कंडीशन ये हो सकती है कि अंदर का टर्म 1 हो जाए। तो आरटी बराबर अगर अपने पास 1 हो जाएगा, दैट विल बी टी इज इक्वल टू 12 केल्विन पे। टी बराबर 12 केल्विन पे ये काम हो सकता है, टी बराबर 12 केल्विन पे ये काम हो सकता है। तो इस कंडीशन में भी अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई 12 केल्विन पे केपी बता दीजिए और तुम्हारा केसी आ रहा है, तो केसी बराबर केपी कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि 12 केल्विन ऐसा टेम्परेचर होता है, यहाँ पे मैं रफली बोल सकता हूँ, ऐसा टेम्परेचर रफली जहाँ पे आपके पास क्या होगा, केपी बराबर केसी आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, केपी बराबर केसी आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो अपन ने यहाँ पे जो भी आपका सवाल बनने के चांसेस है वो अपन यहाँ पे डिस्कस किए। सर केपी से सवाल पूछा जा सकता है, केसी से सवाल पूछा जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे यूनिट से सवाल पूछा जाता है, इसकी यूनिट क्या होगी। साथ ही साथ भाई यहाँ पे आपके पास पूछा जा सकता है कि केपी कभी ज्यादा होगा, केपी कभी कम होगा, उस केसेस में आपका यहाँ पे पूछा जा सकता है। वो भी याद रखना कि भाई एक्टिव मासेस आपके पास सॉलिड्स के और लिक्विड्स के एक्टिव मासेस आपके पास क्या होते हैं, प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स के आपके पास एक्टिव मास क्या होते हैं सर, 1 होते हैं। इसलिए अपन उसे लेते नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात? यस, ठीक है। एक्टिव मासेस अपने पास क्या होते हैं सर, एक्टिव मासेस प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स के अपन 1 लेते हैं, क्योंकि प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स भाई उनकी जो चीज है कॉन्सेंट्रेशन वगैरह उनका जो होता है वो चेंज नहीं करता, वो कांस्टेंट होता है। इसके कारण अपन उनका एक्टिव मास क्या ले लेते हैं सर, इसके कारण उसका अपन एक्टिव मास 1 ले लेते हैं, ठीक है। इसके कारण एक्टिव मास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? यस, ठीक है। कुछ आगे अपन टॉपिक्स के ऊपर बढ़ते सर। केपी के बारे में बात हो गई, केसी के बारे में बात हो गई, उसके साथ साथ भाई कुछ अपने पास
सवाल देखने को मिल सकता है, वो भी अपन यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करेंगे। सपोज भाई अपने पास ये ए है जो आपका टूट रहा है, ए आपका टूट रहा है और बी और सी दे रहा है, ए और टूट रहा है और आपका बी और सी दे रहा है। अगर मैं आपको बात करता हूं सर इसके एन मोल्स है, अगर रिएक्शन के वक्त इसके एन मोल्स है और इनके 0 मोल्स होंगे, हाँ सर इनके 0 मोल्स होंगे, तो भाई अपने पास क्या करना है कि सर अपन को इसका केपी और केसी कैलकुलेट करना है। अपने को क्या करना है सर, इसका केपी कैलकुलेट करना है, केसी कैलकुलेट करना है। पकड़ लो भाई ये सारे गैसेस, मैं पहले मैं आपको केसी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि भाई इस केस में आपका केसी कैसा कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे सपोज तुम्हारे पास एन मोल्स है, तो भाई यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो कि सपोज एन में से तुम्हारे एक्स गए, एन में से तुम्हारे एक्स गए, तो एक्स इसके गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? यस सर। तो भाई यहाँ पे अगर तुमसे कोई पूछेगा कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ए का कॉन्सेंट्रेशन कोई तुमसे पूछेगा, तो तुम क्या लिखोगे सर, ये इक्विलिब्रियम थी, ये टी इज इक्वल्स टू 0 पे बात थी, और ये सर टी इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे बात है। हाँ सर, समझ में आ गई बात? यस सर। तो ए की कॉन्सेंट्रेशन तुम क्या लिखोगे सर, ए एक्स बाई वी लिखोगे, क्योंकि भाई वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ता है मोल्स को, ठीक है। बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखोगे सर, बी तो प्रोडक्ट है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम क्या लिखेंगे सर, एक्स बाई वी लिखेंगे, ठीक है। और सी की कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखोगे सर, सी की कॉन्सेंट्रेशन हम लिख देंगे, सी की कॉन्सेंट्रेशन भी एक्स बाई वी लिख देंगे, ठीक है सर। उसके बाद तुम्हें क्या पूछा सर, केसी निकालना था, केसी निकालना था, तो केसी की एक्सप्रेशन यहां से निकाल सकते हो। हाँ सर, केसी की क्या प्रोडक्ट का अपने को सर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 1 है, तो भाई बी का अपन ने यहाँ पे ले लिया, इनटू सी का अपन यहाँ पे कर लिया, डिवाइडेड बाय ए का कर लिया, तो भाई यहाँ पे केसी क्या आ जाएगा, जल्दी रिकॉल करने की कोशिश करो। केसी आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, केसी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, दैट विल बी अपने पास क्या था सर, एक्स बाई वी था, इनटू अपने पास ये क्या था सर, एक्स बाई वी था, डिवाइडेड बाय अपने पास यहाँ पे क्या था सर, एन माइनस एक्स बाई वी था, ठीक है। तो भाई यहाँ से एक भी कट कर दो, और ये भाई तुम एक्स स्क्वायर वी एन माइनस एक्स, तो ये यहाँ पे तुम्हारी वैल्यूज वगैरह गिवन होंगे, तो तुम ये कैलकुलेट कर सकते हो, ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले मैंने आपको बताया कि भाई आप कैसे निकाल सकते हो, अगर आपके पास मोल्स दिए हुए, सपोज रिएक्टेंट के भाई सब मोल्स दिए हुए, तो उससे अपन केपी और केसी कैसे, अभी अपन ने क्या निकाला सर, केसी निकाला, तो केसी वगैरह अपन यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भाई अगर इसी केस में वही सेम रिएक्शन होती और भाई तुम्हें मालूम होता कि ए जो अपना है वो गैस है, यस, और भाई साहब तुम्हें मालूम होता कि बी अपना जो है वो भी गैस है, और तुम्हें मालूम होता सर सी भी अपना वो भी गैस है। हाँ सर, तो तुम आगे जाके कैसे करते सर, इसके भी तुम्हें मोल्स दिए होते एन, और इनिशियल इसके तो कोई मोल्स नहीं होंगे, और तुम्हें एक डेटा दिया होता दैट इज पी टोटल, ये तुम्हें दिया होता कि पी टोटल बराबर, ये तुम्हें दिया होता दैट इज पी टोटल बराबर कैपिटल पी। तो तुम्हें पूछा जा सकता था कि सर इसका केपी निकालने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे सर, यहाँ पे अपन एक डाल्टन्स लॉ का अच्छा एप्लीकेशन यहाँ पे यूज करते हैं, तो वो ध्यान से देखने की कोशिश करो, ठीक है। तो भाई सपोज अपन यहाँ पे ले लेते हैं कि इसके 1 के साथ में यहाँ पे करता हूँ, 1 मोल्स के साथ इसका कर दूंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। भाई यहाँ पे 1 से करते हैं, तो क्लास में अपन कैसे करते थे, 1 माइनस एक्स, सर इसका स्टोइचियोमेट्रिक 1 है तो x के साथ x होगा, इसका देखोगे सो स्टोइचियोमेट्रिक 1 x होगा, इसका भी अपने पास x होगा, ठीक है। तो भाई अपने पास ये आ जाएगा। तो भाई तुम क्या करोगे सर, पहले टोटल मोल्स निकालोगे। सर टोटल मोल्स तो अपन यहाँ पे कर सकते हैं, दैट विल बी 1 प्लस एक्स हो जाएगा टोटल मोल्स, ओके भाई 1 प्लस एक्स हो जाएगा, सही बात है। तो भाई तुम्हें क्या करना है सर, हमें पीए निकालना है, तो सर डाल्टन्स लॉ क्या कहता था, पार्शियल प्रेशर अपने पास ए को निकालना है, तो टोटल प्रेशर उसके बाद उसका मोल फ्रैक्शन, तो दैट विल बी काय ए इनटू पीटी, पी टोटल तुम्हें मालूम है पी दिया हुआ है, तो बस तुम्हें पी ये निकालना है। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इंटू पी, ठीक है। ये आपके पास पार्शियल प्रेशर हो जाएगा ए का, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा सर, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इसका है बटा टोटल तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना आ जाएगा, x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स इंटू पी, और पार्शियल प्रेशर सी का भी उतना ही आ जाएगा, x 1 प्लस एक्स बाय एक्स इंटू पी अपने पास आ जाएगा। तो अपन इसकी केपी की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं सर, केपी की इक्वेशन p का b पार्शियल प्रेशर ऑफ b पार्शियल प्रेशर ऑफ सी और बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस केस में केपी तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हो, क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स पी बाय
1 प्लस एक्स पी तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएगा, 1 प्लस एक्स पी तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो के पी बराबर तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, एक्स स्क्वायर पी पी, एक एक पी कट हो गया, एक्स स्क्वायर तुम्हारे पास आ गया, एक्स स्क्वायर पी बाय 1 प्लस एक्स, और वो एक एक कट हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, दैट विल बी के पी इज इक्वल्स टू के 1 माइनस एक्स स्क्वायर तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तुम्हारी केपी की वैल्यू होती है, ये वाली तुम्हारी केपी की वैल्यू होती है। सर अपन तो यहाँ पे अल्फा लेते थे, एक्स के चक्कर में अपन यहाँ पे अल्फा लेते थे, अल्फा लो या एक्स लो, भाई सेम बात यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि अल्फा आपके पास क्या होता है सर, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा आपके पास क्या होता है भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। तो केपी अपन ऐसे निकाल सकते हैं, ये भी अपन यहाँ पे कर सकते हैं। देखो दो चीजें अपन ने यहाँ पे निकालने की कोशिश की। पहले अपन ने क्या निकालने की कोशिश की सर, पहले अपन ने ये निकालने की कोशिश की, ठीक है, केसी निकालने की कोशिश की। फिर दूसरा सवाल सपोज अपने को ऐसे देखने को मिलेगा तो अपन ये निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद सर वो पूछ रहा है अल्फा, अपन सर हम यहाँ पे अल्फा लेते थे, तो अल्फा का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अल्फा आपके पास क्या होता है, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा आपके पास क्या होता है सर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज द डिग्री ऑफ, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा आपके पास याद रखना क्या होता है सर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, जो आपको पूछा जा सकता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है, ठीक है। समझ में आ गई सर, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या होता है कि कितना भाई ये डिसोसिएट हो रहा है, कितना डिसोसिएट हो रहा है। अल्फा का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सर अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू टोटल मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ये अपने पास अल्फा का कंसेप्ट होता है। तो अपन यहाँ पे अल्फा भी पुट करके कर सकते थे, क्योंकि भाई अल्फा सर क्यों पुट कर सकते थे, क्योंकि एक्स अगर यहाँ पे अपना डिसोसिएट हो गया, एक्स डिसोसिएट हो गया, मतलब अल्फा अपना डिसोसिएट हो गया होगा, अल्फा अपना डिसोसिएट हो गया होगा। भाई कितना डिसोसिएट हो गया उसे ही तो कहते हैं अल्फा। लेकिन अल्फा आपका क्या होता है सर, अल्फा इज डिफाइंड, alpha is defined over 1 mole, alpha is defined over 1 mole, 1 mole के ऊपर अपने पास अल्फा यहाँ पे डिफाइंड होता है, अल्फा जो अपने पास होता है दैट इज डिफाइंड ओवर 1 मोल, 1 मोल के ऊपर अपना अल्फा यहाँ पे डिफाइंड होता है। कि सर अलग अलग कुछ हो जाएगा, अगर सपोज 2 मोल्स वगैरह अपने पास आ जाएगा तो उस केस में अपन उसे एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, 2 मोल्स के रिस्पेक्ट में आ जाएगा तो अपन उसे कुछ एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, याद रखना ये वाली बात, ठीक है। समझ में आ गया। तो अल्फा इज डिफाइंड ओवर 1 मोल, ये बात इंपॉर्टेंट है जो अपन समझते थे सर कुछ क्वेश्चंस वगैरह करके कि अल्फा अपने पास 1 मोल के ऊपर डिफाइंड है। तो यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हो, यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हो, यहाँ पे अल्फा भी लिख सकते हो। एनसीईआरटी ने क्या किया कि भाई इतना डिसोसिएट हो गया, इतना मोल्स डिसोसिएट हो गया, उसे एक्स कह दिया, एक्स कह दिया, तो अल्फा को भी तुम यही कह सकते हो। कैसे सर, अल्फा 1 होगा, अल्फा एक्स ही होगा। भाई अल्फा तुम्हारे पास क्या होता है, डिसोसिएट कितना हो गया, एक्स ओवर 1, तो ये अल्फा तुम्हारे पास यही है x बाय 1, ठीक है। तो भाई अपन यहाँ पे अल्फा भी पुट कर सकते हैं, एनसीईआरटी ने वहां पे x पुट कर दिया कि भाई इतने मोल सपोज डिसोसिएट हो गए तो भाई अपने पास ये हो जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा। तो अल्फा इज ऑलवेज डिफाइंड ओवर 1 मोल, ठीक है। समझ में आ गई बात, यस सर। तो अल्फा का कुछ ये अपने पास कॉन्सेप्ट होता है सर। कुछ अल्फा के रिलेटेड क्वेश्चंस अपन यहाँ पे देख सकते हो। अल्फा के रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस है भाई अपने पास, सपोज एक लेते हैं 4a प्लस नहीं 4a है, वो आपका डिसोसिएट हो रहा है b प्लस 6c में, b प्लस 6c में सपोज आपके पास ये डिसोसिएट हो रहा है, यस। तो भाई इनिशियल अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये देख लो, ये अपने पास अल्फा सपोज तुम्हें निकालना था, अल्फा निकालना था भाई, ये तुम्हारे पास इनिशियल 1 मोल दे रखा है, ये तुम्हारा 0 है, ये तुम्हारा 0 है, हाँ सर। तो 1 मोल में से कितना डिसोसिएट हो जाएगा सर, 1 मोल में से 1 माइनस 4x तुम्हारा डिसोसिएट हो गया। सपोज 1 माइनस 4x तुम्हारा यहाँ पे डिसोसिएट हो गया, क्योंकि अपन ने ले लिया कि 4 टाइम्स इसका डिसोसिएट हो गया ना, क्योंकि 1 मोल से x डिसोसिएट हो रहा था। देखो 1 मोल से अल्फा डिसोसिएट होता है, तो 4 वाले से कितना होता था, 4 अल्फा। तो वैसे ही मैं यहाँ पे x के रिलेटेड समझा रहा हूँ, 1 से अगर x होता था तो इससे 4x हो जाएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे 6x आ जाएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे तुम्हें अगर कोई पूछे अल्फा तुम्हें अगर कोई यहाँ पे पूछे अल्फा तुम्हारा क्या आ जाएगा सर, अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, अल्फा तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, दैट विल बी 4x बाय 1,
अल्फा तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट विल बी 4x। अल्फा तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट विल बी 4x/1। सही है। अल्फा तुम्हारे कितने डिसोसिएट हुए, इनिशियल अपने पास कितने थे, अल्फा तुम्हारे पास आ जाएगा सर 4x/1। तो ये अल्फा वगैरह की अपन यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, अल्फा वगैरह की अपन यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। सपोज सर कुछ अलग दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर अपने पास ए दिया है, दैट गिव्स b प्लस 2c अगर अपने को यहाँ पे है, और ये इनिशियली भाई 3 मोल्स दिया हुआ है, ये इनिशियली क्या दिया हुआ है सर, 3 मोल्स दिया हुआ है, और ये भाई साहब अपने पास 0 है, ये भाई साहब अपने पास 0 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 3 मोल्स अपने पास यहाँ पे थे, हाँ सर 3 मोल्स अपने पास यहाँ पे थे। तो यहाँ से सपोज अपने पास x मोल्स चले गए, x मोल्स अपने पास डिसोसिएट हो गए, x मोल्स सपोज अपने पास डिसोसिएट हो गए, इसके कितने बनेंगे सर, इसके x मोल्स बनेंगे, इसके 2x मोल्स बनेंगे। ठीक है, तो अल्फा क्या अभी भी x के बराबर होगा? नहीं सर, आपने बोला था कि वो 1 मोल के रिस्पेक्ट में होता है, तो भाई 1 मोल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 3 मोल से मैं बोल रहा हूँ x गया, तो अल्फा कितना हो जाएगा सर, अल्फा 1 मोल के लिए होता है, दैट विल बी x/3। यस, यहाँ पे में तुम कैलकुलेट कर सकते हो भाई, यहाँ पे तुम्हें ये समझना पड़ेगा, ये सारी चीजें अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे अगर तुम्हें अल्फा पूछा जाएगा तो अल्फा तुम क्या बोलोगे सर, डिसोसिएट कितना हुआ है आपका, x कुछ डिसोसिएट हो गया, इनिशियल आपके पास था 3। यस, तो ये आपके पास भाई साहब अल्फा आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा अल्फा। समझ में आ गई बात? ये आपके पास क्या आ जाएगा भाई, अल्फा आ जाएगा। तो ये कुछ चीजें जो अपन निकाल सकते हैं, ये अपने पास आ सकता है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ अल्फा के बारे में बातें बताई। अल्फा का मतलब क्या होता है भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बटा टोटल मोल्स अपने पास कितने थे। ये मैं अल्फा किसका निकाल रहा हूं भाई, डिसोसिएट तो ए ही होगा, तो अल्फा मैंने ए का निकाल दिया, यहाँ पे खत्म बात। ठीक है, अल्फा इज डिफाइंड ओवर 1 मोल, क्योंकि 1 मोल के ऊपर अपन अल्फा को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कुछ अपन एक क्वेश्चन देखे भाई, ये कुछ क्वेश्चन था, ये कुछ क्वेश्चन था, ऐसे ही न्यूमेरस सवाल अपन यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ भाई अपन यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि अल्फा को और एक चीज से अपन डिफाइन कर सकते हैं, और एक वे से अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे अपन क्या लिख सकते हैं सर, दैट इज कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाय n-1 स्मॉल d। अपन इसे यहाँ पे अल्फा को निकाल सकते हैं। ये वाले सवाल भी आपके पास पूछे जा सकते हैं, सर ये कैपिटल D क्या होता है, कैपिटल D, ये भी कुछ सवाल आपको पूछे जा सकते हैं सीधा फॉर्मूला बेस। कैपिटल D अपने पास भाई साहब, कैपिटल D होता है दैट विल बी वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट है उसकी वेपर डेंसिटी को अपन क्या लिखते हैं सर, कैपिटल D लिखते हैं। स्मॉल d अपने पास क्या होता है सर, वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, और भाई n आपके पास क्या होता है, n इज पर मोल कितना डिसोसिएट हुआ, दैट इज n। और d, स्मॉल d अपने पास क्या है, वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। तो अपन यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, वेपर डेंसिटी बराबर मोलर मास बाय 2। तो कभी कभी क्या होता है सर, मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट दिया होता है, तो कैपिटल D अपन यहां से निकाल सकते हैं वेपर डेंसिटी वाले फॉर्मूला से। तो भाई आपका एक सिंपल मॉडिफाइड फॉर्मूला इसका ये भी बन सकता है, अल्फा इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ द रिएक्टेंट, या फिर इसे मोलर मास ऑफ द थ्योरेटिकल मोलर मास इसे कहा जाता है, इसे ऑब्जर्व्ड मोलर मास कहा जाता है, डिवाइडेड बाय n-1 ऑब्जर्व्ड मोलर मास भी अपन इसे कह सकते हैं। सिंपल, जैसे अपन ने वेपर डेंसिटी के साथ रिलेट करने की कोशिश की, वैसे ही भाई सब अपन यहाँ पे भी रिलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रखने की कोशिश कीजिए कि आपको ये वाली बातें समझ में आई। तो ये अपन न्यूमेरस सवाल इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक एक सवाल आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो भाई आपका यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है सर, अगर अपने को केपी कैलकुलेट करना होगा और भाई साहब प्रेशर दिया होगा सीधा, तो अपन यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सी आपका कन्वर्ट हो रहा है डी और ई में, तो सारी भाई साहब आपके पास गैसेस में है, सारी अपने पास यहाँ पे गैसेस में है। तो अपन सर इसे कैसे कर सकते हैं भाई, अपन इसे ऐसे सिंपल कर सकते हैं। सपोज इसका प्रेशर पी है, इनका तो 0 होगा इनिशियल केस में, तो ये अपने पास सर इसका केपी कैसे निकाल सकते हैं। इसका केपी सिंपली निकालो भाई, P माइनस
पी नॉट सपोज यहाँ पे क्या है कि जैसे मोल्स के साथ अपन क्या करते हैं वैसे ही अपन प्रेशर के साथ कर सकते हैं। तो पी नॉट यहाँ से क्या, तो यहाँ पे पी नॉट बन जाएगा और यहाँ पे भी आपके पास पी नॉट बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर तुम्हें टोटल प्रेशर यहाँ पे गिवन होगा तो तुम क्या लिख सकते हो सर, पी प्लस पी नॉट बराबर पी टोटल तुम्हारे पास आ जाएगा। तो भाई ये अपन केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर के रिलेशन में भी निकालने के लिए ये चीजें यूज करते थे। ठीक है, तो भाई अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, पी नॉट अपने पास आ जाएगा पी टी माइनस पी बराबर अपने पास आ जाएगा पी नॉट। तो पी नॉट की वैल्यू तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो, दैट विल बी पी माइनस पी नॉट की वैल्यू पी टी माइनस पी तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 2p माइनस पी टी तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है भाई, रिएक्टेंट का प्रेशर है। तो ये पी नॉट अपने पास क्या है सर, पी नॉट तो अपने पास ये है, तो ये मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ पी टी माइनस पी, और यहाँ पे भी पुट कर सकता हूँ पी टी माइनस पी। तो यहाँ पे केपी को क्या लिखोगे सर, केपी को हम लिखेंगे ई का पार्शियल प्रेशर ऑफ ई पार्शियल प्रेशर ऑफ डी बाय अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे अपन यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। हाँ, तो केपी को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, केपी को मैं लिख सकता हूँ पीटी, ये देखो पीटी माइनस पी डिवाइडेड बाई यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2p माइनस पीटी में यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये सिंपल तुम यहाँ पे केपी को भी निकाल सकते हो, केपी को निकाल सकते हो अगर प्रेशर इज गिवन, केपी निकाल सकते हो इफ प्रेशर इज गिवन। मोल से अपन यहाँ पे कर लिया, मोल से अपन ने यहाँ पे कर लिया कि कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, तीन अपन ने टाइप के यहाँ पे सवाल डिस्कस किए कि भाई अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स दिए तो तुम केसी कैसे निकाल सकते हो, अगर भाई तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स दिए तो तुम केपी कैसे निकाल सकते हो, दूसरा कंडीशन अगर तुम्हारे पास प्रेशर दिया होगा तो तुम केपी कैसे निकाल सकते हो। ये सारे तीनों तीनों जो अपने पास सवाल की प्रोबेबिलिटीज होते हैं वो अपन यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की। ठीक है, बढ़ जाओ भाई आगे, यस सर बढ़ जाइए। उसके बाद अपने पास क्या होता है सर, ये जो आपका जो होता है के दैट इज के इक्विलिब्रियम आपके पास क्या होता है सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है वो भी सवाल पूछा जा सकता है, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये आपके पास भाई टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये भाई साहब आपका सोली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ आपके पास स्टोइचियोमेट्री पे, रिएक्शन के स्टोइचियोमेट्री पे भी डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है सर, स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन के ऊपर अपना ये डिपेंड करता है। मेजरली आपका एक ही फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, दैट इज टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी प्रेशर को कुछ भी करो, कॉन्सेंट्रेशन को कुछ भी करो, ये सारी चीजें कुछ भी करते रहो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास फिक्स रहेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर के ऊपर इसका एक रिलेशन होता है, दैट इज log K2 by K1 is equal to delta H 2.303 R 1 by T1 1 by T2। ये अपने पास इसका रिलेशन होता है, ये अपने पास इसका रिलेशन होता है log K2 by K1। मतलब भाई साहब अपन यहाँ पे K2 रखा है K1 टेम्परेचर पे, और ये अपने पास क्या है सर, दैट इज द हीट ऑफ द रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे अपन देख सकते हैं। सपोज भाई अगर तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, यहां से ही तुम समझ सकते हो कि टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। सपोज अगर मैं बोलता हूँ टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ सर, T2 इज ग्रेटर देन T1। हाँ सर, तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव आ जाएगा। तो K मेरे पास क्या हो जाएगा सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरे पास बढ़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरे पास क्या होगा सर, बढ़ेगा। यस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरे पास बढ़ेगा। तो अपन यहाँ पे देखा है भाई एंडोथर्मिक कंडीशंस में जब भी मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तभी मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है। यस, यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे आ जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी भाई सेम चीज करने की कोशिश करो। सर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, एक्सोथर्मिक ये नेगेटिव है, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, ये वाला टर्म पॉजिटिव आ जाएगा, दैट विल बी T2 ग्रेटर देन T1। ओवरऑल टर्म तो क्या है भाई, नेगेटिव है, मतलब मैं बोल सकता हूँ K डिक्रीज करेगा, K वाला टर्म क्या करेगा सर, डिक्रीज करेगा। तो एंडोथर्मिक के केस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, तो K इंक्रीज करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करता है। अगर मैं भाई एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरा डिक्रीज करता है। तो ये भी कुछ कुछ चीजें आपको पूछी जा सकती है, ठीक है सर। स्टोइचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, सपोज
भाई ए से अपन जा रहे हैं बी में, तो इसका रेट कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम तुम्हारा सपोज मैंने ले लिया के है। अगर मैं बी से ए में जा रहा हूं, अगर मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी मेरे पास क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरे पास क्या हो जाएगा सर, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इस रिएक्शन पे मैंने ये पहला स्टेप ये किया। सपोज दूसरा मैं इस पे चीज करता हूं, इस वाले मेन रिएक्शन पे मैं क्या करता हूं सर, n से मल्टीप्लाई करता हूं, n स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरा k डबल डैश क्या हो जाएगा सर, ये पावर में चढ़ जाएगा, तो k की पावर n हो जाएगा। भाई अगर मैं कोई चीज डिवाइड भी कर दूंगा, अगर मैं कोई चीज डिवाइड भी कर दूंगा, डिवाइड बाय n अगर मैंने यहाँ पे कर दिया तो वो उसकी पावर में चला जाएगा, वो उसकी क्या हो जाएगा, पावर में चला जाएगा, वो उसकी पावर में चला जाएगा। यस, तो ये तीन कंडीशन समझ में आ रही है। हाँ सर, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका टेम्परेचर, मतलब मैं टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है, साथ ही साथ मैं रिएक्शन को कैसे वे में लिख रहा हूँ उसके ऊपर भी कुछ कुछ डिपेंडेंसीज की होती है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि सर रिवर्स कर दिया तो आपके पास रेसिप्रोकल हो जाएगा, n के साथ अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका n टाइम्स ऊपर आपके पास एक्सपोनेंट्स में n आ जाएगा। अगर भाई मैंने यहाँ पे कर दिया तो ऐसा आपके पास यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है सर, अगर मैं रिएक्शन ऐड कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, भाई अगर मैं ऐसे कर रहा हूं a, अगर मैं ऐसे कर रहा हूं a गिव्स b और b गिव्स d, में यहाँ पे ऐसे कर रहा हूं, इसका सपोज आपके पास k1 है, इसका सपोज आपके पास k2 है, और मैं पूछ रहा हूं a डायरेक्टली गिव्स d का कितना हो जाएगा, मतलब मैंने इसे ऐड कर दिया तो ये एक k डैश आ जाएगा, k1 इंटू k2, k1 इंटू k2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब भी मैं चीजों को ऐड करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रोल क्या होता है सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रोल होता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को बताना, कि कितने दूर तक रिएक्शन जाएगी, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को बताना, तो एक्सटेंट को बताना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या रोल होता है सर, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को बताना, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को बताना, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रोल होता है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि कहां पे रिएक्शन जा रही है। भाई अगर मैं बात करूंगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हारा ग्रेटर है 10 टू द पावर 3 से, 10 टू द पावर 3 से अगर तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, मतलब जो अपना डेफिनेशन था, प्रोडक्ट्स मेरे ज्यादा होंगे। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, रिएक्शन goes near to completion के रेंज में मेरी रिएक्शन जा रही है, कंप्लीशन के रेंज में मेरी रिएक्शन जा रही है। साथ ही साथ मैं ये लिख रहा हूं स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट आपका ज्यादा है, इसलिए आगे रिएक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्ट आपका ज्यादा है, स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की ज्यादा मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की ज्यादा कह सकता हूँ। अगर मैं लिख देता हूँ कि इक्विलिब्रियम तुम्हारा लेस देन 10 टू द पावर -3 है, तो भाई तुम्हारा मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन रेयरली हैपेंस, नियरली हैपेंस बोल सकता हूँ, नियरली प्रोसीड्स लिख सकता हूँ, नियरली प्रोसीड्स में यहाँ पे लिख सकता हूँ। यहाँ पे और एक चीज मैं लिख सकता हूँ, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगी। यहाँ पे क्या लिख सकते हो सर, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा। इस केस में क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स यहाँ पे ज्यादा होगा। अगर किसी बीच की बात हो गई कि इक्विलिब्रियम तुम्हारा इन बिटवीन है कि इक्विलिब्रियम तुम्हारा इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ सर, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड reactants are present at equilibrium, ये वाली बात याद रखना कि इक्विलिब्रियम अगर इन दोनों के बीच में आ जाएगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आपके पास क्या है सर, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इससे क्या बता सकते हो सर, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में बता सकते हो। उसके बाद और एक एप्लीकेशन होता है सर, कुछ अपन कर सकते हैं, दैट इज क्यूसी का मतलब क्या होता है सर, रिएक्शन कोशेंट। इसका मतलब क्या होता है सर, रिएक्शन कोशेंट।
रिएक्शन कोशेंट भाई साहब आपके पास क्या होता है, याद करने की कोशिश करो सर। रिएक्शन कोशेंट होता है मतलब कौन सा भी अपन केसी जैसा ही एक्सप्रेशन लिखते हैं, लेकिन एनी टाइम पे, नॉट दैट इक्विलिब्रियम पे। अपन यहाँ पे कहाँ पे भी लिख सकते हैं सर, टाइम इन जीरो पे भी लिख सकते हैं, टाइम एट इंफिनिटी कहाँ पे भी ये लिख सकते हैं, इसके बीच में कहाँ पे भी अपन ये क्यूसी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। सेम आता है केसी की तरह, क्यूसी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स की पावर रेज टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की पावर रेज टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये आपके पास क्यूसी का आ जाएगा। क्यूसी का अगर आपके पास ये आ जाएगा सर, क्यूसी से मैं क्या बता सकता हूँ, क्यूसी से मैं आपका क्या बता सकता हूँ, अगर भाई मेरे पास क्या होगा, अगर मेरा क्यूसी कम है, क्यूसी मेरा सपोज पकड़ लेते हैं पहले ज्यादा है, अगर मेरा क्यूसी ज्यादा है तो रिएक्शन कैसी जाएगी, तुम्हें पूछा जा सकता है सर क्यूसी ज्यादा है तो पीछे आने की कोशिश करेगा क्योंकि केसी की तरफ उसे जाना है। हाँ सर, इक्विलिब्रियम की तरफ उसे अचीव करना है। तो भाई क्यूसी अगर मेरे पास ज्यादा है तो मेरी रिएक्शन क्या अचीव करेगी, मेरी रिएक्शन होगी बैकवर्ड। रिएक्शन मेरी कैसी चली जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी। अगर मेरा QC बराबर KC होता है तो उसे मैं क्या कहता हूं सर, इक्विलिब्रियम कहता हूं। इक्विलिब्रियम कहता हूं। अगर मेरी QC कम है KC से तो मैं कह सकता हूं सर ये फॉरवर्ड आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ाएगा, तो भाई ये फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन को ये फेवर करेगा। दिस विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे बात हो गई भाई क्यूसी और केसी के रिलेशनशिप की। क्यूसी और केसी के रिलेशनशिप से अपन यहाँ पे चेक करके भी देख सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, कौन सा रिएक्शन आपके पास बैकवर्ड जाएगा, और कौन सा आपके पास इक्विलिब्रियम पे है, कौन सा आपके पास इक्विलिब्रियम पे है, वो सारे अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीजें। तो लास्ट में जो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा है वो भी अपन ध्यान रख सकते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है, सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। ठीक है भाई, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें पूछता हूँ सर, अगर ये कुछ कभी कभी पूछा जा सकता है कि रिलेशन आपके पास क्या है गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह के साथ, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ थर्मोडायनामिक्स की ही आपके पास यहाँ पे चीज आ जाएगी। दैट विल बी सर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस था ये सर RT ln QC अपने पास याद पे सर QC तो अपना ये है सर रिएक्शन कोशेंट अपने पास। QC अपने पास क्या है सर, रिएक्शन कोशेंट है। रिएक्शन कोशेंट के बारे में यहाँ पे बात लिखूंगी। ठीक है, रिएक्शन कोशेंट की बात यहाँ पे लिख दी है, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। यस सर। तो भाई अगर मेरे पास ये कुछ चीज है, ये कुछ चीज है, QC मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। यस सर, QC मेरे पास ये है, दैट इज द रिएक्शन कोशेंट। अगर मैं भाई तुम एट इक्विलिब्रियम कर दोगे, एट इक्विलिब्रियम तुम कर दोगे तो तुम्हारा डेल्टा जी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। डेल्टा जी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, फ्री एनर्जी तुम्हारे पास क्या आती है, जीरो आती है। तो इस केस में डेल्टा जी नॉट बराबर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, माइनस RT ln KC। क्योंकि QC किस में बदल गया, QC किस में बदल गया भाई, KC में बदल गया। QC किस में बदल गया सर, KC में बदल गया। यस सर। तो भाई डेल्टा जी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा जी तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस RT यहाँ पे लॉग भी लिख सकते हो 2.303 लॉग केसी भी लिख सकते हो, लॉग केसी भी लिख सकते हो। तो डेल्टा जी नॉट तुम्हारे पास आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट तुम्हारे पास आ जाएगा। तो भाई कभी कभी डेल्टा जी नॉट भी तुम्हें पूछा जा सकता है, डेल्टा जी नॉट भी तुम्हें पूछा जा सकता है, डेल्टा जी नॉट भी तुम्हें पूछा जा सकता है। सर इसका एक्सप्लेनेशन कर दीजिए। डेल्टा जी नॉट भी तुम्हें पूछा जा सकता है। भाई यहाँ पे अगर तुम बोलोगे कि अगर तुम्हारी यहाँ से तुम्हें समझ में आ रहा है कि अगर केसी तुम्हारे पास ज्यादा होगा तो तुम्हारा ज्यादा नेगेटिव डेल्टा जी नॉट आ जाएगा। अगर नेगेटिव डेल्टा जी नॉट है मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो इस केस में ये वाली रिएक्शन कैसी फेवर करेगी, इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन होगी, सारे बोल देंगे अभी स्पॉन्टेनिटी के बारे में, थर्मोडायनामिक्स के बारे में। ये कौन सी बात होगी सर, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के वक्त क्या होता है, याद रखिएगा ये सारी चीजें यहाँ पे आपके पास लिंक हो सकती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के वक्त क्या हो जाएगा, याद करने की कोशिश करो भाई। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के वक्त आपके पास क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के वक्त आपके पास अगर मैं ये लिखता हूँ, ये देखो ये वाला मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो डेल्टा जी में को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, मैं लिख सकता हूँ RT ln, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, ये वाला टर्म तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस आ जाएगा, तो ये QC के साथ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा RT ln QC बाय KC। QC बाय KC अगर मेरे पास यहाँ पे आ गया तो भाई यहाँ पे देख लो, इस कंडीशन पे क्या है,
इसका स्पॉन्टेनियस का मतलब बताना। सर स्पॉन्टेनियस का मतलब होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन में जाए तो क्यूसी आपके पास कम होगा और केसी आपके पास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो डेल्टा जी बराबर नेगेटिव अगर तुम्हारे पास आ गया तो ये क्या होता है सर, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। ये क्या होता है सर, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। दैट विल बी, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्यूसी ग्रेटर देन केसी। नहीं सर, क्यूसी आपके पास लेस आ जाएगा केसी से। यस, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर, केसी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, केसी की वैल्यू तुम्हें हमेशा चाहिए होगी ग्रेटर देन 1 हो, हमेशा चाहिए होगी ग्रेटर देन 1 हो। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू तुम्हें हमेशा चाहिए होगी कि वो ग्रेटर देन 1 हो। तो ये भी पूछा जा सकता है, केसी की वैल्यू तुम्हें हमेशा क्या चाहिए होगी कि वो ग्रेटर देन 1 हो। यस, तो ये तुम्हें ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन 1 हो क्योंकि तुम्हें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की तरफ जाना है। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए तुम कुछ चीजें याद रख सकते हो, मेजरली तुम्हारा यहाँ से ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ही तुम समझ सकते हो कि सर केसी अगर मेरा क्यूसी ज्यादा हो गया, अगर मेरा क्यूसी ज्यादा हो गया केसी से, तो मैं क्या कह सकता हूँ सर, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। ये हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर मेरा क्यूसी बराबर केसी हो जाएगा तो ln में 1 मतलब 0, मतलब डेल्टा जी 0 आ जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सीधा इक्विलिब्रियम आ गया। अगर भाई मैं यहाँ पे केसी ज्यादा कर देता हूँ क्यूसी से, मतलब मेरा ये नेगेटिव आ गया, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव। मतलब मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ सर, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कह सकता हूँ। हाँ सर, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कह सकता हूँ। तो भाई यहाँ पे जब भी अपन यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स मैंने ऊपर लिंक करने की कोशिश की है, ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूछा जा सकता है। कैलकुलेशन करने के लिए भी कुछ टर्म्स भी अपने पास यहाँ पे पूछा जा सकता है, क्योंकि फॉर्मूलेस तो सर बहुत सारे, इसलिए भाई कैलकुलेशन के वक्त ये सारी चीजें आपको पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे मेजर अपन ने जो कैलकुलेटिव वाला पार्ट था वो अपन ने यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश की। मेजर जो अपने पास पार्ट था वो अपन ने यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश की, ठीक है। समझ में आ गई बात? जल्दी से भाई साहब यहाँ पे देख लो, थर्मोडायनामिक्स से रिलेट करके भाई स्टेबिलिटी वगैरह, मतलब स्पॉन्टेनिटी वगैरह, ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर दी। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को बताता है केसी। केसी भाई आपका बस याद रखना टेम्परेचर और स्टोइकोमेट्रिक पे डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन को मैं बढ़ाऊंगा घटाऊंगा रिएक्टेंस प्रोडक्ट से, उससे केसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इक्विलिब्रियम पे ओवरऑल इक्विलिब्रियम अलग अलग हो सकता है, वो अपन ले चार्ट में देखेंगे, लेकिन ओवरऑल केसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर भाई प्रेशर वगैरह भी कुछ भी चेंज कर दो तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे ऊपर कोई भी रोल नहीं होगा, बस वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये वाली चीज याद रखना क्योंकि वो पूछ सकता है भाई, ठीक है। ओके, तो भाई अभी कुछ अपने पास यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। दैट इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। ऑल इन सेम फेज, सारे आपके सेम फेज में हो गए तो उसे होमोजीनियस कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल तुम्हारा 2NH3 जो है गैस में आपका कन्वर्ट होता है N2 गैस में, और आपके पास 3H2, और आपके पास किसमें 3H2 गैस में आपके पास कन्वर्ट होता है। तो ये चीजें भी अपने को याद रखनी पड़ेगी, ये चीजें भी आपके पास याद रहेगी। सारे आपके पास सेम फेज में आ गए तो इससे क्या कहा जाता है, इससे क्या कहा जाता है सर, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, या फिर इसे कहा जाता है होमोजीनियस कंडीशन, जिसमें आपके सारे सेम फेज में आ जाएंगे। तो ये एग्जांपल याद रखो, ये होमोजीनियस का है। कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स अपने पास यहाँ पे बचते, इसलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूं जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा सर, होमोजीनियस कंडीशन। सर हेट्रोजीनियस भी डिफाइंड होता है क्या? हाँ, हेट्रोजीनियस भी आपके पास होता है। हेट्रोजीनियस भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। हेट्रोजीनियस आपके पास क्या होगा सर, अलग अलग फेजेस में हेट्रोजीनियस आपके पास क्या होगा सर, अलग अलग फेज में आपके पास डिफरेंट फेज में आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, डिफरेंट फेज में आ जाएगा। हाँ सर, डिफरेंट फेज में आ जाएगा। ओके, डिफरेंट फेज में आ गया। हाँ सर, ओके आ गया। ओके, ठीक है, समझ में आ गई बात। यस सर, डिफरेंट फेज का मतलब क्या सर, कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या करोगे सर, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में था, उसे हीट करोगे। किस में करना पड़ेगा, ओपन बर्तन में या क्लोज? सर क्लोज बर्तन में। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा सर, दो तो सॉलिड है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा सर, डिफरेंट फेज में, 2 सॉलिड है 1 गैस में। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है भाई, केसी इसका पूछा जा सकता है, केसी पूछा जाएगा। इसका तुम क्या लिखोगे, 1, इसका 1 लिखोगे तो अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सीधा यहाँ पे लगा देंगे। या फिर के भी पूछा जाएगा तो तुम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कर देना।
पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कर देना, खत्म बात। ये तुम्हें पूछा जा सकता है। यहाँ पे भी करना चाहते हो केपीकेसी की प्रैक्टिस तो भाई कर सकते हो केपीकेसी की प्रैक्टिस। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, केसी तुम्हारे पास कितना आ जाएगा सर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 की पावर यहाँ पे 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय NH3 की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी सर, 2 आ जाएगी। उसके साथ साथ तुम यहाँ पे केपी भी लिख सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3 आ जाएगी, बटा पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की पावर तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी सर, 2 आ जाएगी। तो इसकी अपन ने यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर ली, लगे हाँ तो केपीकेसी कैसे लिखा जाता है उसकी अपन ने भाई सब यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर ली। इनका क्या लिखा जाता है भाई, एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस आपके क्या होते हैं, एक्टिव मासेस यहाँ पे लिख देता हूँ जो मैं बोल रहा था, एक्टिव मासेस ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड्स आपके पास क्या होते हैं सर, वो 1 लिए जाते हैं। एक्टिव मासेस उनके कितने लिए जाते हैं, 1 लिए जाते हैं। तो फंसने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे 1 लिख दोगे, आप सिंपली यहाँ पे 1 लिख के आ जाओगे, ठीक है। यस, तो यहाँ पे भाई आगे इससे भी बॉक्स कर लेता हूँ। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में भी अपन यहाँ पे बात की, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के ऊपर बात की, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की बात की भाई, कैसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं चीजों को, उसकी अपन ने भाई सब यहाँ पे बात कर दी, ठीक है। ये सारी चीजों की भाई अपन ने बात कर दी है। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस के बारे में समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ जाता है। उसके बारे में भाई अपने पास क्या बचता है सर, उसके बारे में अपना एक टॉपिक बचता है भाई यहाँ पे, ले चार्टलीज प्रिंसिपल, जो मैं यहाँ पे कवर करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है भाई, अपना क्या बच रहा था सर, ले चार्टलीज प्रिंसिपल। ले चार्टलीज प्रिंसिपल यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे छोटे मोटे सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो ले चार्टलीज प्रिंसिपल के ऊपर अपन अच्छे से यहाँ पे कुछ टाइम लेके बात करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, यस सर। तो ले चार्टलीज प्रिंसिपल में क्या होता है भाई, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे तो सवाल गलत होने के चांसेस है, इसलिए अपन इसे सिंपल रखते हैं। इसी छोटे से पेज में, इसी छोटे से वे में तुम्हें ले चार्टलीज प्रिंसिपल का फील आ जाएगा। ले चार्टलीज प्रिंसिपल का क्या होता है भाई, जिसको जो तुम करोगे उसके ऑपोजिट काम होगा। क्या होगा सर, यहाँ पे लिख सकते हो तुम, जो तुम करो ये रिएक्शन उसका ऑपोजिट काम करेगा। यहां से तुम्हारा सारा सही हो जाएगा, करेगा। जो तुम करोगे रिएक्शन उसका ऑपोजिट काम करेगा, खत्म। इससे ये ले चार्टलीज प्रिंसिपल की डेफिनेशन दी गई है भाई एनसीईआरटी में, दैट इज एनी द चेंज यू डू द रिएक्शन विद काउंटरएक्ट द चेंज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वैसे कुछ डेफिनेशन दी हुई है, उसका सिंपल मतलब होता है भाई, उसका सिंपल मतलब है जो तुम करोगे रिएक्शन उसका ऑपोजिट काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज तुम यहाँ पे कर रहे हो, सपोज तुम यहाँ पे ले रहे हो सर रिएक्टेंट, अपने पास ये है, ये सपोज एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है सर, ठीक है, हाँ सर। तो रिएक्टेंट को तुम बढ़ाओगे, हाँ सर, रिएक्टेंट को तुम बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्या करेगी, रिएक्टेंट को कम करने की कोशिश करेगी। रिएक्टेंट को कम कैसे करोगे सर, प्रोडक्ट्स बना के, मतलब ये रिएक्शन कैसी चली जाएगी, हाँ सर, ये रिएक्शन चली जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चली जाएगी, हाँ सर, ठीक है। और एक एग्जांपल लेके देख सकते हो भाई, और एक एग्जांपल सर, अगर हमने प्रोडक्ट्स को कम कर दिया तो, सर अगर हमने प्रोडक्ट्स को कम कर दिया तो क्या हो जाएगा, अगर भाई प्रोडक्ट्स को कम कर दिया सर, इससे कम कर दिया तो रिएक्शन क्या चाहेगी सर, प्रोडक्ट्स को बढ़ाना। प्रोडक्ट्स को कैसे बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे सर, प्रोडक्ट्स को तो अपन फॉरवर्ड रिएक्शन करके बढ़ा सकते हैं, हाँ सर। यहाँ पे भी क्या होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, यहाँ पे भी क्या होगी सर, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, यहाँ पे भी क्या होगी सर, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। समझ में आ गई बात, यस सर, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी ये, यस। अब अभी और वाइस वर्सा भी करके देख सकते हो। फॉर एग्जांपल एक वाइस वर्सा मैं आपको करके बताता हूँ सर, प्रोडक्ट्स को अगर मैंने इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, बताने की कोशिश करो। प्रोडक्ट्स को अगर मैंने इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगा सर, प्रोडक्ट्स को इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन क्या करेगी, प्रोडक्ट्स को कम करना चाहेगी, तो बैकवर्ड आना चाहेगा। द रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, the reaction will proceed in backward direction, the reaction will proceed in backward direction, ठीक है।
द रिएक्शन किस में प्रोसीड करेगी सर? बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। सबको ये बात क्लियर है? हाँ सर, सबको ये बात समझ में आती है। ये सबसे इजी बात है, अब तक की सबसे इजी बात ये होती है, ठीक है? हाँ सर ठीक है सर, ये वाली इजी बात आप कह रहे हो। टेम्परेचर के साथ कैसे फ्लक्चुएट करेगा सर? टेम्परेचर तो काफी मुश्किल होता है। सिंपल बात, टेम्परेचर अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है सर? रिएक्टेंट के ऊपर अपन हीट ऐड करते हैं सर। रिएक्टेंट के ऊपर अगर अपन हीट ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट बनता था सर, तो प्रोडक्ट बनता था। तो अगर मैं क्या करूंगा सर, टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा मतलब मैं यहाँ की हीट बढ़ा रहा हूं, तो ये रिएक्शन क्या करेगी? अरे इस हीट को कम करके इस हीट को कंज्यूम करना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन कैसी होगी सर? इस रिएक्शन को कैसी होगी सर? ये रिएक्शन आपकी होगी, प्रोडक्ट्स आपके बढ़ जाएंगे, दैट विल बी फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन बढ़ती जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये बढ़ती जाएगी। अगर सर मैं टेम्परेचर को कम करता हूं, यहाँ का हीट मैंने कम कर दिया, ये हीट पैदा करने की कोशिश करेगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा सर? बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? बैकवर्ड डायरेक्शन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आती है बात? हाँ सर, बात समझ में आती है, ठीक है? उसके बाद दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक दे दी तो क्या करेंगे सर? रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट के साथ हीट निकल रही थी सर, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो हीट भी बढ़ेगी। हाँ सर, हीट बढ़ेगी, तो यहाँ का बढ़ रहा है तो पीछे चला जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बैकवर्ड रिएक्शन आ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बैकवर्ड रिएक्शन आ जाएगी, पता चली बात? हाँ सर टेम्परेचर कम करूंगा तो यहाँ की हीट कम हो रही है, तो ये बोल रहा है और हीट पैदा करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन आ जाएगी सर? यहाँ पे आ जाएगी फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगी। तो एक ही बात से आपके सारे सवाल होने लग जाएंगे, जो तुम करोगे रिएक्शन उसका ऑपोजिट काम करेगी, तो यहाँ पे तुम्हारा इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एक झटके में खत्म हो जाता है, टेम्परेचर का इफेक्ट तुम्हारा एक झटके में यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है सर? ओके, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस और कुछ ले चार्ट लिए इस प्रिंसिपल के ऊपर। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता है वो यहाँ पे देखने की कोशिश करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका बता है वो आप देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है? ओके, और कुछ पॉइंट्स इसके बचते, इसलिए मैंने जो बेसिक वाला पार्ट था वो रब कर दिया है, ठीक है भाई? अगर मैं बात करता हूं कि मैं प्रेशर के रिलेटेड बात करूंगा, अभी सर प्रेशर के रिलेटेड थोड़ा बात करते हैं, ठीक है सर? प्रेशर के रिलेटेड बात करते हैं भाई। गैसियस मिक्सचर में ही सर प्रेशर के रिलेटेड बात होगा। हाँ सर, अगर भाई साहब आपका रिएक्टेंट गैस है वो प्रोडक्ट के गैस में कन्वर्ट हो रहा है, हाँ सर, प्रोडक्ट के गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? सपोज मैंने क्या कर दिया सर? प्रेशर को बढ़ा दिया, हाँ सर। प्रेशर का मतलब क्या होता है? सर मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूं, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, जो अपन ने देखा था। वॉल्यूम इस कंटेनर का तो फिक्स्ड ही है ना? हाँ सर। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, हाँ सर। मतलब मैं मोल्स बढ़ा रहा हूं, तो रिएक्शन क्या करेंगी कि उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो मैं मोल्स बढ़ा रहा हूं, तो रिएक्शन क्या कहेगी हमसे? सर रिएक्शन ये कहेगी, रिएक्शन विल शिफ्ट to the direction that has less gaseous moles, उस तरफ रिएक्शन बुरा मान जाएगी। मोल्स अगर तुम बढ़ा दोगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां पे कम गैसियस मोल्स है। हाँ सर, रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां पे कम गैसियस मोल्स है। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल देख लीजिए, N2 + 3H2 गैस गिव्स 2NH3। तो अगर मैंने यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की तो रिएक्शन कहाँ पे हो रही थी सर? अगर मैंने प्रेशर यहाँ पे बढ़ा है तो डेल्टा Nc यहाँ पे कम है सर, तो यहाँ पे आपका शिफ्ट होगा। द रिएक्शन कहाँ पे शिफ्ट होगी सर? फॉरवर्ड में शिफ्ट होगी। ये कहाँ पे शिफ्ट होगी सर? फॉरवर्ड में शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन में शिफ्ट होगी। कैसे रिएक्शन में शिफ्ट होगी सर? फॉरवर्ड रिएक्शन में शिफ्ट होगी। हाँ सर, फॉरवर्ड रिएक्शन में शिफ्ट होगी, ठीक है? यस।
यहाँ पे इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भाई बहुत सारा होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये वाली जो रिएक्शन होती है NH3 फॉर्मेशन की, NH3 फॉर्मेशन वाली जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो वहां पे टेम्परेचर क्या रखना पड़ता था, कम रखना पड़ता था। जैसे भाई साहब आपकी दूसरी कोई रिएक्शन अपन एंडोथर्मिक देखी, जैसे कि आपका बर्कलैंड आइड प्रोसेस था, उस केस में भाई वहां पे NO2 के बनने के लिए अपने को एंडोथर्मिक कंडीशन लग रही थी, तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा लग रहा था। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इसका ले चार्टियस प्रिंसिपल का, इसलिए इससे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है सर, ओके, यस। तो भाई प्रेशर के बारे में बात कर दी, तो भाई उसका ही अलग कोई आकर सर वॉल्यूम के बारे में भी बात कर दीजिए, वॉल्यूम के बारे में भी बात कर दीजिए। सर टेम्परेचर तो अपन कांस्टेंट ही रखते हैं, हाँ सर, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो भाई जैसे मैं बोलता हूं वॉल्यूम अगर मैंने बढ़ा दिया, हाँ सर, वॉल्यूम अगर मैंने बढ़ा दिया मतलब इनडायरेक्टली तुम किससे सोचो, अगर वॉल्यूम तुमने बढ़ाया है तो इनडायरेक्टली तुम इससे सोचो कि प्रेशर तुमने कम किया होगा, प्रेशर तुमने कम किया होगा। अगर भाई प्रेशर तुम्हारा ज्यादा होता, प्रेशर तुम्हारा ज्यादा होता तो तुम्हारा कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होता, जहां पे तुम्हारे गैसियस मोल्स कम है। अगर तुम्हारा प्रेशर कम है तो यहाँ पे कहां पे शिफ्ट होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोर गैसियस मोल्स, ठीक है, गैसियस मोल्स की डायरेक्शन में आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम और प्रेशर क्या याद रखोगे, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इससे तुम वॉल्यूम जो मैंने प्रेशर में बताया था वो तुम वॉल्यूम में अप्लाई कर सकते हो, जो वॉल्यूम में होगा वो प्रेशर का अपोजिट होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, यस सर। तो भाई यहाँ पे अपन ने कहा किस किस की बात की, यहाँ पे देखो पहले अपन ने किसकी बात की थी सर, की भाई ये कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, अरे बता दी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर क्या फ्लो करेगा, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर क्या दिक्कत होगी, तो ये वाली अपन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बात कर दी। उसके बारे में सर जो अपन ने इक्वेशन देखी थी वो टेम्परेचर डिपेंडेंस वाली, उससे भी अपन ने रिलेट किया, और कुछ सर अपन ने इससे भी रिलेट कर दिया, ले चार्टियस प्रिंसिपल से अपन ने टेम्परेचर के ऊपर की सारी बात कर दी। उसके भाई साहब बाद अपन ने किसकी बात कर दी सर, उसके भाई साहब बात अपन ने प्रेशर की बात कर दी कि सर प्रेशर को मैं मोल्स के टर्म्स में लिख सकता हूं, अगर मैं प्रेशर को बढ़ा दूंगा तो मोल्स बढ़ जाएंगे, तो उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी जहां पे ज्यादा गैसियस मोल्स है, जहां पे ज्यादा गैसियस मोल्स है। और वॉल्यूम और प्रेशर का तो ऑपोजिट रिलेशन है, वॉल्यूम को बढ़ाओगे मतलब तुम काम कर रहे हो प्रेशर घटाने का, प्रेशर घटाते वक्त यहाँ पे क्या हो रहा था वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है सर, कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, समझ में आ गई बात, यस सर। उसके बाद भाई अपना क्या होता है सर, उसके बाद अपना एक होता है एडिंग inert gas at constant वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तुम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तुम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, नो इफेक्ट। उस केस में क्या होगा सर, नो इफेक्ट। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर तुम ऐड कर रहे हो, वॉल्यूम कांस्टेंट पे तुम ऐड कर रहे हो, तो उसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा सर, नो इफेक्ट तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इनर्ट गैस को तुम ऐड कर रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा सर, नो इफेक्ट। इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी कंडीशन एडिंग इनर्ट, याद रखना, एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस केस में क्या होगा, इनर्ट गैस को अगर तुम कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हो तो सर क्या हो जाएगा भाई, इनर्ट गैस को तुम कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हो तो तुम ऐड करते जा रहे हो तो तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ते वक्त क्या हो रहा था सर, मूव्स इन द डायरेक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे याद रखना, मूव्स इन द डायरेक्शन that has more gaseous moles। ठीक है, खत्म हो जाएगा ये वाली बात भी भाई साहब खत्म हो गई, ये वाली बात भी खत्म हो जाएगी। हाँ सर, ये वाली बात भी खत्म हो गई कि अपन ने इनर्ट गैस को दोनों वेज में ऐड करके देखा,
दोनों वेज में अपन इनर्ट गैस को ऐड करके देखा, तो ये सारी चीजें आ गई। तो पूरा भाई साहब ले चार्टलीज प्रिंसिपल, जो ले चार्टलियस प्रिंसिपल था, वो अपन एक पेज में कंसोलिडेट करने की कोशिश की। बस कंसेप्ट है ये, जो तुम करोगे उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन करने की कोशिश करेगा। अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन कम करने की कोशिश करेगा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो एंडो हीट बढ़ा रहे हो तो हीट को कम करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे प्रेशर का, वॉल्यूम का और सारी चीजों का अपन ने यहाँ पे देख लिया। हाँ सर अपन ने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भाई तुम्हें डाउट होगा सर कैटलिस्ट अपना क्या करता है। सर कैटलिस्ट अपना क्या करता है, कैटलिस्ट डालने के बाद के तो अपने पास कांस्टेंट ही होता है, जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो तो कांस्टेंट होता है, लेकिन कैटलिस्ट आपका क्या करता है, टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम को अपना क्या कर देता है सर, कम कर देता है। इक्विलिब्रियम आपका फास्टर आ जाएगा। कैटलिस्ट आपका क्या काम करता है सर, फास्टर इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश कर रहा था, कैटलिस्ट अपन ने केमिकल काइनेटिक्स में देखा हुआ है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है सर, कैटलिस्ट आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, और सेम अमाउंट के साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को भी उसी अमाउंट के साथ बढ़ाता है। ये अपना कैटलिस्ट काम करता है। वो अपना के को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपका क्या होगा, फास्टर इक्विलिब्रियम अचीव होगा। कैटलिस्ट आपका क्या करता है सर, फास्टर इक्विलिब्रियम अचीव करने में मदद करता है, इक्विलिब्रियम को फास्टर अचीव करने में आपका मदद करता है, ठीक है। समझ में आ जाती है ये वाली बात मैंने काफी कंसेप्चुअली और थोड़ा टाइम लेके बताने की कोशिश की है। दैट इज द ले चार्टलियस प्रिंसिपल, ठीक है। नोट कर लो भाई, सवाल देखने को मिलेगा कि भाई कोई भी रिएक्शन में आपको पूछा जा सकता है, ये किया तो ऐसा हो जाएगा, ये किया तो वैसा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा भाई साहब अपन यहाँ पे फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में भी कुछ चीजें देख लेते हैं, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में तो मोस्ट ऑफ द पार्ट अपन यहाँ पे कवर कर लिया है, सारा लगभग अपन यहाँ पे पार्ट कवर कर दिया। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करता हूँ तो फिजिकल इक्विलिब्रियम बहुत सिंपल सा टॉपिक है, उसमें कुछ याद रखने की सिंपल सी जरूरत है। फिजिकल इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करता हूं तो फिजिकल स्टेट में चेंज होने के कारण आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं सर, सॉलिड का लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम एक कंडीशन आती है, सॉलिड का लिक्विड के साथ एक कंडीशन आती है। दूसरी देख लीजिएगा सर, लिक्विड का गैस के साथ एक कंडीशन आता है, और साथ ही साथ सॉलिड का भी गैस के साथ एक कंडीशन आता है, जैसे मैं आपको बता रहा था सर आइस और वाटर का कंडीशन, इक्विलिब्रियम में रहेगा। जितने मॉलिक्यूल्स वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने मॉलिक्यूल्स आपके वाटर से आइस में कन्वर्ट हो गए। इसके बारे में मैं आपके पास बात कर रहा था। तो इस पे आपको क्या याद रखना पड़ेगा, एट कांस्टेंट प्रेशर कितना लेते थे सर, एट कांस्टेंट प्रेशर 180 m, the temperature at which ice and water equilibrium is present is called as melting point या फिर फ्रीजिंग पॉइंट, इसे ही कहा जाता है। मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट को यहाँ पे ही कहा जाता है। 1 atm प्रेशर के ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर the temperature at which the ice and water equilibrium is seen, that is called as melting point। ये डेफिनेशन याद रखिएगा, इस डेफिनेशन से पूछा जा सकता है। बाकी तो भाई सिंपल है, एक्सपेरिमेंट में भी आपको यहाँ पे बता दिया था कि अपन भाई साहब यहाँ पे क्या करते थे सर, थर्मोस फ्लास्क लेते थे। यहाँ पे लेते थे, क्या लेते थे सर, थर्मोस फ्लास्क यहाँ पे अपन लेते थे। क्या लेते थे गुरुजी, थर्मस फ्लास्क यहाँ पे लेते थे। यहाँ पे कुछ आइस रखते थे, यहाँ पे कुछ वाटर रखते थे। हीट का कुछ नहीं करते थे, हीट का लेन देन नहीं था। तो मास ऑफ आइस और वाटर, एनसीईआरटी की बातें लिख रहा हूं सर। मास ऑफ आइस एंड वाटर सेम नहीं था, सेम जो भी बोल रहा है जल्दी से
हट जाइए, सेम नहीं है। आइस एंड वाटर का क्या होता सर? हाँ सर कांस्टेंट होता था, कांस्टेंट होता था सर। हाँ सर कांस्टेंट होता था, ठीक है। ये थर्मोस फ्लास्क लेके अपना एक्सपेरिमेंट था। हाँ सर अपना एक्सपेरिमेंट था। लिक्विड और गैस वाला वही अपना प्रेशर एक्सर्टेड वाला, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वाला अपना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है प्रेशर वाला। तो यहाँ पे क्या होता है सर, जो अपना वाटर जो अपना लिक्विड स्टेट में था, वो वाटर आपका क्या गैस स्टेट के साथ किस में रहता था सर? इक्विलिब्रियम में रहता था। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ सर? रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन is equal to rate of condensation is equal to rate of condensation में लिख सकता हूँ। हाँ सर आप ये लिख सकते हो, हाँ सर आप ये लिख सकते हो। यस, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन में यहाँ पे लिख सकता हूँ। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू आपके पास रेट ऑफ कंडेंसेशन में लिख सकता हूँ। यहाँ पे भाई कहाँ पे होगा सर? यहाँ पे आपके पास क्या होगा सर? क्लोज्ड वेसल में, क्लोज्ड वेसल में आपका ये चलेगा, क्लोज्ड वेसल में आपका मामला चलेगा। याद रखिए क्लोज्ड वेसल में आपका ये मामला चलेगा। ओपन वेसल लग दिया, ओपन वेसल लग दिया तो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम अचीव नहीं करेगा क्योंकि वहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट होगा, कंडेंसेशन हो नहीं पाएगा। तो जो अपना बना है वो सीधा आगे आगे चलता जाएगा, आगे उड़ता जाएगा सर। क्लोज्ड वेसल में आपके पास होता है द प्रेशर, द प्रेशर exerted on the liquid surface, at equilibrium is called the vapor pressure, is called the वेपर प्रेशर। उसे भी क्या कहा जाता है सर? वेपर प्रेशर कहा जाता है। उसे भी क्या कहा जाता है सर? वेपर प्रेशर। उस चीज को भी वेपर प्रेशर कहा जाता है जो अपन पढ़ते हैं सर केमिकल काइनेटिक्स हो नहीं सर, जो अपन सॉल्यूशंस में पढ़ते हैं सर। वेपर प्रेशर यही चीज होती है, वेपर प्रेशर यही चीज होती है सर जो अपना यहाँ पे अपन पढ़ते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ये कुछ चीजें हैं जिससे सवाल पूछे जा सकते हैं, ये कुछ चीजें हैं जिससे सवाल पूछे जा सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की भी आप डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हो। बॉइलिंग पॉइंट एट कांस्टेंट प्रेशर, जब ये आपका वाटर और स्टीम इक्विलिब्रियम पे रहेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा सर? वेपर प्रेशर। उसे क्या कहा जाएगा सर? वेपर प्रेशर। अपन कह देंगे कि जब जो वेपर प्रेशर, या फिर दूसरा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, दूसरा मैं ये लिख सकता हूँ द टेम्परेचर। यहाँ पे मैं उसका डेफिनेशन लिख सकता हूँ द टेम्परेचर at which vapor pressure equals a atmospheric pressure। एटमॉस्फियरिक प्रेशर के साथ जब इक्वल हो जाए तभी वो उड़ने लग जाएगा, दैट इज इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट। बीपी हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है सर। इस केस में तो दो डेफिनेशंस आ गए। कभी भी अगर उसका दिमाग थोड़ा बिगड़ जाए, अगर जेई वाले का दिमाग बिगड़ जाए तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि सर एक ऐसा टेम्परेचर बताइए जहां पे वेपर प्रेशर आपका इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। सर ये तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नहीं भाई, सिंपल डेफिनेशन है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन 2 बार पूछी जा सकती है, सॉल्यूशंस के रिलेटेड भी और आपका यहाँ पे भी पूछी जा सकती है। क्लोज्ड वेसल में ही होगा, याद रखिए। पहली कंडीशन बताई थी क्लोज्ड वेसल में ही आपका ये होगा। यस गुरुजी, क्लोज्ड वेसल में ही आपका ये होगा। ये देखो, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम इज द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किस के प्रोपोर्शनल होता है? वेपर प्रेशर का ग्राफ भी पूछा जा सकता है। कुछ ऐसा ग्राफ होगा, लीनियर ग्राफ नहीं होगा सर, लीनियर ग्राफ नहीं होगा, ऐसा कुछ यू शेप पैराबोलिक ग्राफ होगा सर। ऐसा कुछ ग्राफ आपको पूछा जा सकता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर कम होगा, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये सारी चीजें आपको पूछी जा सकती है, ये सारी चीजें आपको पूछी जा सकती है। यस सर, ये सारी चीजें आपको पूछी जा सकती है। ये अपन ने लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम को भी देखने की कोशिश की। जो इंपॉर्टेंट आपके डेफिनेशंस बन सकते थे वो सारे मैं यहाँ पे कुछ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉलिड गैस में इतना ज्यादा नहीं है सर। सॉलिड गैस में आप I2 का एग्जांपल ले लीजिए। I2 सॉलिड में था सर, वो उबल के वो सर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटेंस वेपर्स आने लग जाएंगे, इंटेंस वेपर पहले देखने को लग जाएंगे, बाद में क्या हो जाएगा, वो अपना नॉर्मल वेपर्स में अपना आ जाएंगे, नॉर्मल वेपर्स में अपने आ जाएंगे। ठीक है, सॉलिड गैस के बारे में इतना कुछ
ज्यादा डिटेल में नहीं है। उसके बाद भाई अपने पास क्या है सर, उसके बाद अपने पास ये कॉन्सेप्ट आता है सर सॉल्यूशंस का अपने पास एक कॉन्सेप्ट आता है सर, सॉल्यूशंस का अपने पास एक कॉन्सेप्ट आता है जहां पे अपन ने पढ़ रखा है सर, अपन ने सैचुरेशन सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने की कोशिश की थी सर। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में इक्विलिब्रियम होता है, ये अपन ने पढ़ने की कोशिश की थी सर। उसमें अपन ने बात लिखी थी सर रेट ऑफ डिसोल्यूशन, उसमें अपन ने बात लिखी थी सर रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर किसके कर दूं सर, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं सर सॉल्यूशन चैप्टर में, ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशंस में अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की बात करते थे, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और जितना डिसोल्यूशन होगा उतना ही क्रिस्टलाइजेशन होगा, जितना डिसोसिएशन होगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा सर, क्रिस्टलाइजेशन होगा। और इससे ही अपनी सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन आती थी, इससे अपनी सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन आती थी द मैक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज एडेड टू अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर, उसे क्या कहा जाता है सर, सॉल्युबिलिटी। वो सारी चीजें आपकी यहां से भी कवर हो जाएगी, यहां से भी आपकी कवर हो जाएगी। सॉल्यूशंस के केस में सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में अपना ये आता है रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद अपने पास एक सॉल्यूशन आता था जिसमें अपना एक ही राज करता था सर, उसमें गैस और लिक्विड के रिलेशन में, गैस लिक्विड के रिलेशन में एक ही अपना राज करता था सर। कौन वो राज करता था, दैट इज हेनरीज लॉ से वो राज करता था। हेनरीज लॉ बस अपना इसमें राज करता था, हेनरीज लॉ बस आता था राज करके चला जाता था। हेनरीज लॉ क्या कहता था सर, इसमें कुछ अलग डेफिनेशन है, लेकिन कुछ भी आप कह सकते हो, सिंपल से मैंने बात कर दूंगा, मैं यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में बात कर दूंगा। सॉल्युबिलिटी यहाँ पे अलग डेफिनेशन है, वहां पे अलग डेफिनेशन है, कंफ्यूज नहीं होना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द लिक्विड सरफेस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द लिक्विड सरफेस। ये तो आप भाई पढ़ चुके हो, ओवर लिक्विड सरफेस, इसका लेक्चर पहले गया था। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर लिक्विड सरफेस खत्म हो जाएगा, यही कर दो। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लिख सकते हो, कुछ भी टर्म्स लिख सकते हो, मास वगैरह लिख सकते हो, कुछ भी टर्म्स लिख सकते हो यहाँ पे। यस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड सरफेस। ये अपने पास हेनरीज लॉ से गवर्न करता था। हेनरीज लॉ की वो एग्जांपल वहां पे दिया हुआ है कि भाई अगर अपन कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर में कर दे, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सारा फिजिकल इक्विलिब्रियम एक भी पेज में मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। एनसीईआरटी की एक इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है, जहां से सवाल पूछा जा सकता है वहां पे पिन पॉइंट अटैक करने की कोशिश की है। ठीक है सर, ठीक है। फिजिकल इक्विलिब्रियम देख लीजिए, फिजिकल इक्विलिब्रियम जनरली भाई इतना ज्यादा उससे सवाल पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट्स कुछ बनाने लग जाए तो भाई फिजिकल इक्विलिब्रियम से बच्चे फंसना थोड़े स्टार्ट होते हैं। ठीक है, भाई मेरे ख्याल से आपका पूरा ये चैप्टर ये रिवाइज हो चुका है, लेकिन तभी भी अपन कुछ यहाँ पे एक सवाल के तौर पे अपन यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। छोटा सा मैं सवाल लूंगा जिससे आपका ज्यादा टाइम भी कवर ना हो जाए, ज्यादा टाइम भी ना लगे और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। ठीक है, अगर भाई साहब ए गैसियस है, भाई ये बना रहा हूं मैं सवाल, बी आपका गैसियस है और ये दोनों मिलके आपका क्या कर रहे हैं सर, सी गैसियस में और डी गैसियस में आपके कंबाइन कर रहे हैं, ये आपके डी गैसियस में आपके कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये भाई साहब आपके पास यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री के साथ थोड़ा खेलना पसंद है तो भाई ये खेल सकते हो। यहाँ पे 5 कर देता हूँ, यहाँ पे 3 कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, यहाँ पे 1 कर देता हूँ, तो भाई यही सारी चीजें आप खेल सकते हो। तो भाई इसके मोल्स में क्या कर सकता हूँ, 2 कर सकता हूँ, 1 कर सकता हूँ। इनिशियल इनके मोल्स नहीं दिए हुए, तो ये टाइम इज इक्वल टू 0 आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो भाई सारी चीजें अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। प्लीज इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, मेरे साथ ही अटेम्प्ट कीजिए, पॉज मत कीजिए, मैं बताऊंगा आपको क्या निकालना है। सर आप बताएंगे, ठीक है सर। तो भाई मोल से तुम क्या कर सकते हो सर, ये तो मोल से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा पहले निकालो, अल्फा ऑफ ए निकालो, अल्फा ऑफ बी निकालो। ठीक है सर, अल्फा की क्या बड़ी बात है, अल्फा सर हम निकाल सकते हैं। अल्फा क्या होगा सर, 2 ले लेंगे सर, 2 इसके थे, माइनस अपन क्या करेंगे सर, 5x करना पड़ेगा सर। यस, और यहाँ पे क्या करेंगे सर, 1 माइनस 3x करना पड़ेगा। यस सर, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर, 2x करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर, x करना पड़ेगा। ये सबको रिएक्शन लिखनी आ गई, ये अगर लिखना आ गया तो भाई सारा तुम कर सकते हो। हाँ सर, सारा हम कर सकते हैं, सारा कर सकते हैं, सारा का सारा हम कर सकते हैं। भाई उसने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटल मोल्स, उसने कुछ तो बात लिखी हुई है सर, क्वेश्चन में कुछ तो बात लिखी हुई है सर। क्वेश्चन लिखिए, टोटल मोल बराबर दे रहा है सर, टोटल मोल्स
टोटल मोल्स कितने दे रहा है सर? टोटल मोल्स दे रहा है वो, टोटल मोल्स दे रहा है वो 8 मोल्स दे रहा है टोटल। तो जल्दी से x की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करो, x की वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट करने की कोशिश करो। सर आपका सवाल क्या था? आपका सवाल क्या था भाई? टीआर सवाल क्या था? टीआर का पहला सवाल भाई आपके पास क्या आ जाएगा? पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है सर? अल्फा ऑफ ए, अल्फा ऑफ एस लिख देता हूं भाई, एस स्टार पहला आपके पास कौन सा आ जाएगा भाई? एक आपके पास आ जाएगा, दैट विल बी अल्फा। अल्फा ए निकालना था सर। अल्फा ए क्या होता है सर? कितना डिसोसिएट हुआ बटा इनिशियल कितना था? यस सर, यही आ जाएगा अल्फा ए बराबर। अरे सर एक्स की वैल्यू नहीं आती, बाद में निकाल लेंगे, टोटल मोल्स दिए हुए ना। हाँ सर ठीक है। और अल्फा बी भी पूछ रहा था सर, वो तो अल्फा बी भी पूछ रहा था। अल्फा बी कितना हो जाएगा सर? कितना डिसोसिएट हुआ बटा इनिशियल में कितना था, ये हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अल्फा आपका देखना यहाँ पे 1 से ज्यादा तो नहीं आना चाहिए। एक्स की वैल्यू देखते कितनी आ रही है, एक्स की वैल्यू देखते कितनी आ रही है। अपन यहाँ पे कैलकुलेट करके 2 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस 1 माइनस 3x प्लस ये 3x आ जाएगा, 3x से 3x कट हो जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 5x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर? ये नेगेटिव में कुछ वैल्यू आ रही है क्या? ये अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं सर? टोटल मोल्स अपने कितने थे सर? 2 से कर दूं क्या? टोटल मोल्स को 2 कर देते सर, टोटल मोल्स को 2 कर देते, आपके सामने यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया भाई 8, ये क्या आया सर? टोटल मोल्स सर 2 आए थे, तो दैट विल बी 5x, दैट इज 2। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 बराबर 5x। हाँ सर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/5 आ जाएगी। x की वैल्यू 1/5 आ गई। हाँ सर, x की वैल्यू पूछ रहा था सर, अल्फा ए पूछ रहा था सर, वो तो अल्फा ए कितना आ जाएगा? अल्फा ए आ जाएगा 5 और x/2, that will be 5 into 1/2 into 5 आपके पास आ जाएगा। 5 कट हो जाएगा, दैट विल बी 0.5 को आपको क्या लिख सकता हूँ? अल्फा अगर आपको परसेंटेज में निकालना होगा तो जो मैंने आपको वहां पे नहीं बता रहा, यहाँ पे सुनना, 50.5 को अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये पूछा जा सकता है कितना ये डिसोसिएट हुआ, तो 50% ये डिसोसिएट हुआ। हाँ सर 50% डिसोसिएट हुआ। हाँ सर 50% डिसोसिएट हुआ। यस, उसके बाद भाई यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है सर बी कितना डिसोसिएट हुआ, दैट विल बी 3/5। ये कितना आ जाएगा सर? 0.6। तो अल्फा बी आपके पास कितना आ जाएगा सर? 0.6। तो ये अपना कितना डिसोसिएट हुआ सर? परसेंटेज में निकालोगे कितना डिसोसिएट हुआ था? 60% डिसोसिएट हुआ। सर सबके डिसोसिएशन के बारे में पूछा, सबके डिसोसिएशन के बारे में पूछा तो सारा आप निकाल सकते हो, सारा का सारा आप निकाल सकते हो। यस सर, इसके बारे में सर वॉल्यूम अगर आपका टोटल दे दूं, वॉल्यूम ऑफ द बीकर में 1 दे दूं, 1 लीटर दे दूं, तो आप क्या निकाल सकते हो सर? केसी हम इसका निकाल सकते हैं, हम इसका केसी निकाल सकते हैं। केसी क्या होगा भाई? इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है सर? 2 माइनस 5x की वैल्यू अपन यहाँ पे निकाली थी, 5x की वैल्यू थी सर 1 थी 5x की वैल्यू, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ गया सर 1 आ गया। इक्विलिब्रियम इसका 1 आ गया, 1 आ गया ना, इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका देख लो क्या आ जाएगा सर? 1 माइनस 3x आपके पास 1 माइनस 0.6 दैट विल बी 0.4 आपके पास आ जाएगा। ये 2 इंटू ये आ जाएगा, दैट विल बी 0.4 आपके पास ये आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? दैट विल बी 0.2। ठीक है, यस कैलकुलेट हो गया। केसी की एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करो, डी की पावर 1, सी की पावर क्या लिखी है सर? 2, बी की पावर क्या लिखी है सर? बी की पावर अपन यहाँ पे 3 लिखी है, ए की पावर अपन यहाँ पे क्या लिखी है सर? 5 लिखी है। तो केसी भी आपको पूछा गया, तो डी आपके पास कितना सर? 0.2 है, ये 0.4 है सर, 0.4 का स्क्वायर कर दीजिए, 0.4 का स्क्वायर कर दीजिए। बी भी अपने पास कितना सर? 0.4 है, 0.4 का क्यूब कर दीजिए, 3 बार इसे लिख दीजिए। और ए अपने पास कितना सर? ए तो अपना 1 ही था, ए अपना 1 ही था, शायद से 1 ही था, तो 1 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। तो ये कट, ये कट, ये कट, ये कट, आपका डेटा भी अच्छे से सेट हो चुका है सर। 0.2/0.4 अपने पास यहाँ पे आ जाएगा, दैट विल बी हाफ। तो केसीस का कितना आ जाएगा सर? केसीस का हाफ आ जाएगा, केसीस का हाफ आ जाएगा, केसीस का हाफ आ जाएगा। और मैं यहाँ पे बात करता हूँ सर, यहाँ पे टेम्परेचर अगर मैं दे देता हूँ, टेम्परेचर अगर मैं 300 केल्विन पे दे देता हूँ, तो क्या आप यहाँ पे केपी निकाल सकते हो सर? केपी तो हम यहाँ पे निकाल ही नहीं सकते क्योंकि प्रेशर नहीं दी मैंने, लेकिन तुम अलग फॉर्मूला को भूल रहे हो। यहाँ पे क्या होता है सर? केपी बराबर केसी इंटू आरटी डेल्टा एनजी, इस फॉर्मूला को भूल रहे हो। हमेशा वही स्टेप्स मत यूज करना, कुछ अलग फॉर्मूलास भी यहाँ पे लग सकते हैं। केपी अपने पास क्या निकाल सकते हो सर? केपी अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं सर हाफ इंटू आरटी डेल्टा एनजी। सर डेल्टा एनजी तो हमें आता ही नहीं है, डेल्टा एनजी यहाँ पे कैसे निकालेंगे? डेल्टा एनजी आपके पास कितना है भाई? ये पहले प्रोडक्ट्स का निकालो 3, रिएक्टेंट्स का कितना है भाई? 8। तो डेल्टा एनजी आपके पास कितना आ जाएगा भाई? आपके पास आ जाएगा -5। तो ये आपके पास आ जाएगा
केपी की पावर हाफ इनटू नीचे आपके पास आ जाएगा आरटी की पावर 5 तो केपी आपका कितना आ जाएगा, केपी बराबर थोड़ी गंदी सी कैलकुलेशन यहाँ पे आई हुई है, इसलिए भाई ये 25 हो जाएगा, 25 की पावर 5 आप यहाँ पे कर सकते हो। केपी आपका काफी कम आ जाएगा, केपी मैंने आपको कैलकुलेट करना बता दिया, केपी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना बता दिया। यहाँ से अपन ने क्या निकाल सकते हैं सर, यहाँ से अपन ने केसी निकालने की कोशिश की, जो अल्फा यहाँ पे आपने पूछा है वो अपन ने निकालने की कोशिश की, दोनों अल्फा अपन ने निकाल दिया, केसी निकाल दिया, केपी निकाल दिया, सारों के इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे अपना मोल्स निकाल दिए, सारों के इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे अपन यहाँ पे मोल्स निकाल दिए, मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, सब कुछ चीज निकाल सकते हैं। प्रेशर गिवन होगा तो भाई केपी वगैरह भी निकाल सकते हैं, प्रेशर गिवन होगा तो भाई केपी वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ भाई अपना ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इसके ऊपर भाई एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ जो अपन ने यहाँ पे करने की कोशिश की। क्या करने की सर, यहाँ पे अपन ने कोशिश की सर, अपन ने पहले इक्विलिब्रियम के बारे में समझा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, ये सारी चीजों के बारे में समझने की कोशिश की। उसके बारे में सर अपन ने केपी के बारे में कोशिश की, केसी के बारे में कोशिश की। उसके बाद सर इक्विलिब्रियम क्या बताता है, इक्विलिब्रियम के केस में आपके जो आपके ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है वो आपके कांस्टेंट रह जाएंगे, उसके बारे में अपन ने बात की। ये सारी चीजों की भाई डिटेल में बात करने के बाद अपन वहां पे क्वेश्चंस के ऊपर आए, सर एक्स लिखता था एनसीईआरटी, फिर अपन उसे अल्फा में कन्वर्ट करने की कोशिश की, अल्फा में लिखने की कोशिश की। उसके बाद भाई केपी निकालने की कोशिश की, केसी निकालने की कोशिश की। साथ ही साथ भाई अपने पास यहाँ पे ले चार्टियस प्रिंसिपल जो टफ लगता था वो भी अपन यहाँ पे डिकोड करने की कोशिश की। सारे जो ओवरऑल डेल्टा एनसी कैसे कैलकुलेट करे, छोटे छोटे पॉइंट पे अपन यहाँ पे टाइम देने की कोशिश की। और ये जो लास्ट वाला सवाल था वो भाई साहब मेगा सवाल था। सर मेगा सवाल कैसे हुआ भाई, तुझे ये अगर तुझे मोल्स लिखना आ गया तो तू सारा कर सकता है, मोल्स अगर तुझे लिखना आ गया तो मोल फ्रैक्शन भी तू निकाल सकता है, हाँ सर मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकता है। टोटल प्रेशर दिया होगा तो तू इसका प्रेशर भी निकाल सकता है, हाँ सर निकाल सकता है, बाय द हेल्प ऑफ डाल्टन्स लॉ से तू यहाँ पे निकाल सकता है। तो ये सारे चीज यहाँ पे निकाल सकता है। केसी तेरा हो गया, केपी तेरा हो गया। उसके साथ साथ भाई यहाँ पे तेरा अल्फा 2 का मैंने निकाल के बताया, अल्फा ए का कितना होगा, अल्फा बी का कितना होगा। तो आप यहाँ पे बता सकते हो भाई ये 50% डिसोसिएट हुआ था, ए आपका 50% डिसोसिएट हुआ था और बी आपका कितना % डिसोसिएट हुआ था, 7% डिसोसिएट हुआ था। तो ये आपने भाई सारा देखने की कोशिश की है। केमिकल इक्विलिब्रियम जैसे छोटे चैप्टर में यहाँ पे मोस्ट ऑफ द 98% चीज मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। आई होप सबको ये समझ में आए और अच्छे से तुम इसका फायदा उठा पाओ। जिसने भाई पढ़ लिया चैप्टर उसके लिए तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा, और जिसका भी थोड़ा इधर कॉन्सेप्ट थोड़ा हिला हुआ था वो क्वेश्चंस देख के वो सवालों को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही भाई और लेक्चर्स अपने आने वाले हैं, तो फॉर मोर सच अमेजिंग लेक्चर्स स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।